फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 86.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C86.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 86.1। ग्रेट जिया किंगडम में लिन बेईफान के पास सर्वोच्च शक्ति थी, इसलिए जब उसका आदेश जारी हुआ तो सभी जुआघरों और वेश्यालयों को झटका लगा। अंदर के लोगों को बाहर निकाल दिया गया और सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए। हालांकि इस समय लिन बेईफान ने वांग जियांगजुन को गहरी सांस लेते देखा। मेरी प्रिय संगिनी, तुम क्यों आहें भर रही हो? लिन बेईफान ने पूछा। महाराज, आपने अभी जो आदेश दिया है उससे आपके सेवक को कुछ बातें याद आ गई हैं। क्या बात है? लिन बेईफान ने पूछा। वांग जियांगजुन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, इस दुनिया में आम लोग पीड़ित हैं, लेकिन महिलाएं और भी अधिक पीड़ित हैं। महिलाओं के लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छे परिवार में शादी करना और अपने पति और बच्चों के लिए खुद को समर्पित करना है। लेकिन अगर पति मर जाता है और बच्चे खो जाते हैं तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। लगातार युद्धों के इस दौर में ऐसी स्थितियां असामान्य नहीं हैं और इस तरह कई महिलाएं अपनी आजीविका के साधन खो देती हैं, जिससे उनका जीवन कठिन और मुश्किल हो जाता है। लिन बेईफान और अन्य लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और अनायास ही सहमति में सिर हिला दिया। जीवित रहने के लिए कई महिलाओं के पास पैसे के लिए शरीर के सौदे में उलझकर धूल में मिल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर विकल्प दिया जाए तो कौन सी इज्जतदार महिला ऐसी जिंदगी चाहेगी? वे ऐसा सिर्फ मजबूरी में करती हैं। वांग जियांगजुन ने लिन बेईफान की ओर देखा। महाराज, वेश्यालय बंद करना एक अच्छा काम है, लेकिन अगर वेश्यालय ही नहीं रहेंगे तो ये महिलाएं कहाँ जाएंगी? क्या उनके पास जीवित रहने का कोई और साधन है? एक महिला होने के नाते चाय युग से नाह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। एक महिला होने के नाते वह महिलाओं को सबसे अच्छी तरह समझती थी। वह निचले तबके की महिलाओं की कठिनाइयों को देख सकती थी, लेकिन अक्सर मदद करने में खुद को असहाय महसूस करती थी। शारीरिक भिन्नता के कारण महिलाएं खेती, मजदूरी या लड़ाई के लिए पुरुषों जितनी उपयुक्त नहीं थीं। यदि पुरुषों के लिए जीवन पहले से ही इतना कठिन है तो महिलाओं के लिए कितना अधिक कठिन होगा। महाराज, अगर आप कर सके तो कृपया उनकी मदद करें। आखिरकार उनके लिए यह आसान नहीं है। आप सही कह रहे हैं। वास्तव में मेरे पास कुछ समय से एक समाधान है। इसे लागू करने का सही समय है, लिन बेईफान ने कहा। समाधान क्या है? दोनों महिलाओं ने एक स्वर में पूछा। हर महिला के पास सुई धागे का कोई न कोई हुनर होता है, इसलिए मैं कपड़ा कार्यशाला खोलने की योजना बना रही हूँ, जहाँ देश भर की महिलाओं को शहतूत के पेड़ उगाने, रेशम के कीड़े पालने, कपड़ा बुनने और कपड़े बनाने के लिए संगठित किया जाएगा। काम के साथ वे खुद का भरण पोषण करने में सक्षम होंगी। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज बहुत बुद्धिमान हैं, दोनों महिलाओं ने एक स्वर में कहा। शाही महल में लौटने के बाद लिन बेईफान ने तुरंत एक कपड़ा कार्यशाला खोलने का आदेश जारी किया, जिसमें शहतूत के पेड़ लगाने, रेशम के कीड़ों को पालने, कपड़ा बुनने और कपड़े बनाने के लिए महिला श्रमिकों की भर्ती की गई। जब तक आप रेशम उत्पादन में लगे रहेंगे, आपको शाही दरबार से सब्सिडी मिलती रहेगी। जब तक आप कपड़ा बुनते और वस्त्र बनाते रहेंगे, शाही दरबार आपके उत्पादन के बराबर ही बाजार मूल्य पर खरीदेगा, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी। यदि आपके पास उपकरण नहीं है तो आप शाही दरबार द्वारा विशेष रूप से स्थापित कपड़ा कारखाने में भी काम कर सकते हैं। यही सिद्धांत लागू होता है, जितना अधिक आप काम करेंगे उतना अधिक आपको भुगतान मिलेगा। ड्राइविंग के लिए मजदूरी कम नहीं है। यदि आप सामान्य कार्यभार के अनुसार काम करते हैं तो आप एक महीने के बाद 200 वेन की आय कमा सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि आप अधिक काम करेंगे और उसे अच्छे से करेंगे तो कमीशन भी मिलेगा। जब यह शाही आदेश जारी किया गया तो ग्रेट जिया की महिलाएं पागल हो गईं। कौन थोड़ा और पैसा कमाना नहीं चाहता? कौन थोड़ा बेहतर जीवन जीना नहीं चाहता? अब जब उनके सामने ऐसा दुर्लभ अवसर प्रस्तुत हुआ तो अनेक महिलाओं ने इसमें भाग लेने के लिए नामांकन कराया। जिन महिलाओं के घर में पुरुष सदस्य हैं, उनमें से कई महिलाओं ने अन्य महिलाओं को भी थोड़ा अधिक पैसा कमाने के लिए नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित किया। तो यह मामला पूरे ग्रेट जिया में सनसनी बन गया। हालांकि कई लोग इस पर हंसते दिखे। उस मूर्ख सम्राट ने एक और बेतुका विचार निकाला है। वह महिलाओं को काम पर रखने के लिए एक कपड़ा कार्यशाला खोल रहा है। मैंने सुना है कि 500,000 महिलाएं पहले ही पंजीकरण करा चुकी हैं और वे इतनी ऊंची मजदूरी दे रहे हैं। हर महीने वे 100,000 टेल चांदी दे रहे हैं। ये बहुत ही बेकार है। कौन सा सम्राट ऐसा करने की हिम्मत करता है? क्या उसे खुद को बर्बाद करने का डर नहीं है? मैंने सुना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने एक पत्नी की फुसफुसाहट सुनी थी, इसीलिए उसने ऐसा पागलपन भरा निर्णय लिया। वास्तव में यह अभी भी वही मूर्ख सम्राट है जो अपने राज्य से अधिक सौंदर्य को प्यार करता है। मेरा बस एक ही सवाल है, वह इन सभी कपड़ों का क्या करना चाहता है जो वह बना रहा है?
अत्यधिक लोकप्रियता के कारण स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण से बाहर हो गई और प्रभारी अधिकारी हेशिन लिन बेइफान को रिपोर्ट करने आए। महामहिम, जिन महिलाओं ने साइन अप किया है उनकी संख्या पहले ही 500,000 से अधिक हो चुकी है और यह कोई छोटी संख्या नहीं है। हम हर महीने 100,000 टैल से अधिक वेतन देते हैं, जो सालाना 1.2 मिलियन टैल तक होता है। हमारे पास कई अन्य परियोजनाएं हैं जिनके लिए धन की आवश्यकता है और राष्ट्रीय खजाना कुछ दबाव में है। क्या हमें शायद इसे रोक देना चाहिए? लिन बेइफान ने हाथ हिलाकर कहा, रुकने की जरूरत नहीं है, भर्ती जारी रखो। जितने लोग आएंगे ले लो। हेशेन ने उत्सुकता से कहा, लेकिन महाराज, अगर हम नहीं रुकेंगे तो आवेदकों की संख्या बढ़ती रहेगी। आपके विनम्र सेवक का अनुमान है कि यह अंततः 1 मिलियन से अधिक हो सकता है और हमारा राष्ट्रीय खजाना वास्तव में इसे संभाल नहीं सकता है। लिन बेइफान ने बड़े ही शानदार अंदाज में अपनी बात जारी रखी, पूरे विश्वास के साथ डांटते हुए कहा, कौन कहता है कि हम इसे संभाल नहीं सकते? मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं इसे ऐसे ही खर्च करना चाहती हूँ। मैं अपने संसाधनों से दुनिया की सभी महिलाओं का समर्थन करना चाहती हूँ। हेशेन इतना चिंतित था कि उसे बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन इतने सारे कपड़े बनाने का क्या मतलब है? हमारे दरबार को इतने कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता है तो हम उन्हें नए साल के दौरान आम लोगों में वितरित कर सकते हैं, मेरी ओर से गर्मजोशी के संकेत के रूप में, ग्रेट ज़िया के नागरिकों के लिए एक कल्याणकारी उपहार। लिन बेइफान ने गर्व के साथ कहा। हेशेन, भाड़ में जाओ। वह पूरी तरह से निराश हो गया था। इससे पहले खनन, बंजर भूमि पर पुनः कब्जा करने और नहरों की खुदाई के कारण उत्पन्न वित्तीय समस्याओं का समाधान कंक्रीट के मकानों के निर्माण से ही मुश्किल से हो पाता था, और अब आपने एक और घातक कदम उठा लिया है। तुम महान ज़िया को नहीं, बल्कि मेरे दिल को छुरा मार रहे हो। कौन सम्राट ऐसा काम करेगा कि बेतहाशा पैसा बर्बाद कर दे? हेशेन के रूप में मेरा जीवन आप जैसे सम्राट के साथ कैसे समाप्त हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय लिन बेइफान ने अपना हाथ हिलाया। मंत्री जी, आगे बढ़िए। मुझे आपकी क्षमताओं पर भरोसा है। हेशेन ने संघर्ष करते हुए कहा, महाराज, आइए इस मामले पर थोड़ा और चर्चा करें। अब और चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है, यह एक सुखद निर्णय है। मैं कंसोर्ट के साथ जा रहा हूं, इसलिए आप विदा ले सकते हैं। हेशेन, कपड़ा मिल में बहुत काम चल रहा था। हेशेन इतना व्यस्त था कि उसे जमीन पर हाथ लगाने का भी समय नहीं मिल रहा था, जबकि लिन बेइफान आराम की जिंदगी जी रहा था और अपने दिन कॉन्सर्ट के साथ बेहद आनंद में बिता रहा था। इसी दौरान चाय युक्सिन दौड़कर आए। महाराज, मुझे आपसे एक बात चर्चा करनी है। यह क्या है? लिन बेइफान ने पूछा। महाराज, देखिए, अब महिलाएं काम कर रही हैं, तो क्या हमारी सेना को भी महिला सैनिकों की भर्ती पर विचार नहीं करना चाहिए? इससे समाज के निचले पायदान पर रहने वाली महिलाओं को एक और आजीविका मिलेगी। चाय युक्सिन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, जो प्रत्याशा से भरी हुई थीं। लिन बेइफान आश्चर्यचकित रह गईं। आप महिला सैनिकों की भर्ती करना चाहते हैं? क्या मैं? महाराज, चाय युक्सिन ने लिन बेइफान की एक बांह पकड़ ली और नाजुक लहजे में बोली। लिन बेइफान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। महिलाएं पुरुषों की तरह युद्ध के लिए उतनी उपयुक्त नहीं हैं। जब तक आप विशेषज्ञ न हो, 3 महिलाएं एक पुरुष को भी नहीं हरा सकती। महिला सैनिकों की भर्ती करना एक मजाक होगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक महिला सैनिकों के लिए कोई मिसाल नहीं रही है। ये काम क्यों नहीं कर सकता? मेरी तरफ देखो, क्या मैं जनरल नहीं बन गया हूँ? चाय युक्सिन ने जवाब दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास जन्मजात ताकत है। आपके पिता वर्तमान ग्रैंड जनरल हैं और आपको मेरा समर्थन प्राप्त है, इसलिए आप अपना पद संभाल सकते हैं। अन्यथा किसी और के साथ स्विच करने की कोशिश करें और देखें। लिन बेइफान ने कहा। जहां तक ताकत की बात है, चिंता मत करो। मैं मार्शल आर्ट के लिए प्राकृतिक प्रतिभा वाली महिलाओं का चयन करूंगा और फिर उन्हें सांस लेने और ऊर्जा परिसंचरण तकनीकों का एक सेट सिखाऊंगा। साधना के बाद वे निश्चित रूप से पुरुषों की तुलना में कमज़ोर नहीं होंगी और शायद अधिक मजबूत भी होंगी। यह अभी भी काम नहीं करेगा। मैं अपने देश के साथ मजाक नहीं करूंगा। लिन बेइफान ने अपना सिर हिलाया। चाय युक्सिन की निगाहें खतरे से भरकर तेज हो गईं। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मना करते हो? मैं सचमुच मना करता हूँ, लिन बेइफान ने कहा। चाय युक्सिन क्रोधित हो गई। मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। लिन बेइफान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कार्रवाई करने के बारे में बात मत करो, भले ही यह सिर्फ मौखिक न हो, मुझे डर नहीं है। चाय युक्सिन गुस्से से काम उठी। ठीक है, याद रखो, तुमने ही यह मांगा था। ऐसा कहते हुए उसने लिन बेइफान को छोटे से उपवन में खींच लिया। लगभग 1 कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उतने समय बाद वे दोनों बाहर आ गए। लिन बेइफान का चेहरा इतना लाल था मानो उससे खून टपक रहा हो और लिपस्टिक के निशानों से ढका हुआ था। चाय युक्सिन का चेहरा भी उतना ही लाल था, शर्म से लाल। आपने पहले ही वादा कर दिया है, अब आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। निश्चिंत रहें, मैं एक राष्ट्र का संप्रभु हूँ। मेरा वचन सोने के समान कीमती और जैद के समान सुंदर है। मैं अपने वचन से कतई पीछे नहीं हटूंगा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर।
संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 86.2 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 86.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 86.2 लाल चेहरे के साथ लिन बेईफान ने गंभीरता से कहा, हालांकि मैंने सहमति दे दी है, फिर भी लोगों की ओर से काफ़ी प्रतिरोध है, इसलिए मुझे कुछ शर्तें रखनी होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। चाय युक्सिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझ गया, आगे बढ़ो। सबसे पहले, चूंकि यह पहला प्रयास है इसलिए हम नहीं जानते कि युद्ध प्रभावशीलता कैसी होगी, इसलिए हम पहली बार केवल 3000 सैनिकों की भर्ती कर सकते हैं। भविष्य में महिला सैनिकों का पैमाना स्थिति पर निर्भर करेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के चाय युक्सिन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं केवल 3000 की भर्ती करूंगा। दूसरा, विवाहित स्त्रियों को भर्ती न करें क्योंकि उन्हें अभी भी बेटे और बेटियां पैदा करनी हैं। चाय युक्सिन ने फिर सिर हिलाया, कोई बात नहीं। तीसरा, युवा लोगों को भर्ती करना सबसे अच्छा है क्योंकि महिलाओं की लड़ाकू शक्ति स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होती है और अगर आप बुजुर्गों को भर्ती करते हैं तो वे लड़ने में और भी कम सक्षम होंगी। चाय युक्सिन ने कहा, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ। चौथा, सुंदर लोगों की भर्ती करना सबसे अच्छा है। चाय युक्सिन इस तरह, भले ही वे युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते, आप उन्हें मेरे लिए शाही महल की रखवाली करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। लिन बेईफान ने कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। चाय युक्सिन गुस्से में थी, क्या आप महिला सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं या अपने लिए हरम की तलाश कर रहे हैं? अस्वीकृत। लिन बेईफान की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद चाय युक्सिन उत्साहपूर्वक शाही आदेश जारी करने के लिए चले गए। हर कोई अचंभित था, क्या यह मूर्ख सम्राट वास्तव में महिला सैनिकों की भर्ती कर रहा है? ये महिलाएं किस तरह की लड़ाई लड़ सकती हैं? क्या वे हथियार उठा सकती हैं या कवच पहन सकती हैं? उन्हें बस घर पर रहना चाहिए, अपने पतियों का साथ देना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, युद्ध में महिलाओं की भागीदारी की मिसाल पहले कभी नहीं रही। यह मूर्ख सम्राट सिर्फ अराजकता फैला रहा है। मैंने सुना है कि मूर्ख सम्राट सिर्फ चाय युक्सिन को खुश करने के लिए महिला सैनिकों की भर्ती करने के लिए सहमत हो गया। मैं जानता था केवल एक मूर्ख सम्राट ही ऐसा काम करेगा। अधिकांश लोगों ने इसे मजाक के रूप में लिया। इसके अलावा बहुत कम महिलाओं ने पंजीकरण कराया, लगभग कोई भी नहीं। आखिरकार, लंबे समय से यही माना जाता रहा है कि युद्ध लड़ना पुरुषों का काम है और महिलाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उनके पास पहले से ही अच्छी नौकरी थी और उन्हें पैसे के लिए जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उत्साही चाय युक्सिन को तुरंत ठंडे पानी की एक बाल्टी से नहलाया गया। हालांकि उसने आसानी से हार नहीं मानी और लिन बेईफान को खोजने चली गई। क्या कोई रास्ता है? मेरे पास ऐसा करने का क्या तरीका हो सकता है? लिन बेईफान ने चाय पीते हुए कहा, यहाँ तक कि आधुनिक समाज में जहाँ समानता की अवधारणा इतनी व्यापक है और उत्पादक शक्तियाँ इतनी उन्नत हैं, वहाँ अभी भी महिला सैनिकों की संख्या पुरुष सैनिकों की तुलना में बहुत कम है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण महिलाएं आमतौर पर युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? चाय युक्सिन ने अनिच्छा से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक रास्ता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं आपको इतनी आसानी से बता दूंगी? लिन बेईफान ने व्यंग्य किया। चाय युक्सिन क्रोधित हो गई। बहुत हो गया, मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। लिन बेईफान भी क्रोधित हो गया। चलो, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरूंगा? थोड़ी देर बाद लिन बेईफान ने लाल चेहरे के साथ शांति से कहा, वास्तव में महिला सैनिकों की भर्ती करना मुश्किल नहीं है। मेरे पास 3 रणनीतियां हैं, शीर्ष, मध्य और निचला। चाय युक्सिन हैरान रह गई। वास्तव में 3 तरीके थे। वह उत्साहित होकर बोली, जल्दी बताओ। पहली है शीर्ष रणनीति। यह विधि सबसे सरल और व्यवहारिक है और इसके प्रभाव तत्काल होते हैं। चाय युक्सिन और भी उत्साहित हो गई। हाँ, बोलो। लिन बेईफान ने उंगली उठाई, हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको बस ये घोषणा करने की ज़रूरत है कि इस बार भर्ती की जा रही महिला सैनिक सम्राट की निजी रक्षक होंगी और उन्हें स्वयं महामहिम द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि महामहिम उनमें से किसी को पसंद करते हैं तो उन्हें महल में प्रवेश करने और रखेल बनने का अवसर मिलेगा। चाय युक्सिन। लिन बेईफान गर्व से मुस्कुराया, इस तरह वे मेरे स्नेह को जीतने के अवसर के लिए साइन अप करने के लिए झुंड में आएंगे, जैसे पतंगे आग की लपटों की ओर आकर्षित होते हैं। अजय, हाहा। चाय युक्सिन। एक क्षण के बाद लिन बेईफान, ओह। चाय युक्सिन ने झुंझलाहट के साथ कहा, कुछ गंभीर बात करो। ठीक है, तो फिर चलो मध्य रणनीति पर चर्चा करते हैं। लिन बेईफान ने अपना गला साफ किया और कहा, आप जाकर उन्हें बताएं, अगर वे सेना में भर्ती होकर युद्ध में जाते हैं तो उन्हें अधिकारियों के रूप में अदालत में प्रवेश करने, आम लोगों की ओर से वकालत करने का मौका मिलेगा। और अगर संयोग से महामहिम ने उन्हें देखा तो उन्हें पत्नियां बनने, सम्राट के बिस्तर को साझा करने और शाही संतान पैदा करने का अवसर भी मिल सकता है।
चायुक्सिन, लिन बेईफान गर्व से हंसने लगे। इस तरह वे मेरे साथ होने का मौका पाने के लिए झुंड में साइन अप करेंगे, जैसे पतंगे आग की लपटों की ओर आकर्षित होते हैं। अजय, हाहा। चायुक्सिन, एक पल के बाद, लिन बेईफान, ओह ओह ओह। चायुक्सिन क्रोधित हो गई। मैंने आपसे कुछ गंभीर बात कहने के लिए कहा था, आप कभी गंभीर क्यों नहीं हो सकते? लिन बेईफान को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मैं गंभीर क्यों नहीं हूं? तुम्हारे करियर की खातिर मैंने अपनी पवित्रता का 2 बार त्याग किया है। दुनिया का कौन सा सम्राट मेरे जितना निस्वार्थ समर्पित है? चायुक्सिन, तुम न केवल मुझे समझते नहीं बल्कि मुझे डांटते भी हो और चुटकी भी काटते हो। चायुक्सिन ने थकावट महसूस की और अपना माथा पकड़ लिया। ठीक है, यह मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्या अब ये ठीक है? कृपया जारी रखें और ऐसा तरीका सुझाएं जिसमें आपके शरीर का उपयोग न हो। लिन बेईफान ने अपनी छाती पकड़ ली, उसकी आवाज़ दुख से भरी हुई थी। मैं अब और बात नहीं करना चाहता। मुझे चोट लगी है, मेरा दिल ठंडा हो गया है। चायुक्सिन क्रोधित हो गई। तुम बात करोगी या नहीं? मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर मत करो। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन बेईफान ने दहाड़ते हुए कहा, मैं बात नहीं करूंगी। अगर तुम में क्षमता है तो पहले मेरा दिल गर्म करो, फिर बात करोगे। चायुक्सिन क्रोध से कांप उठी। याद रखो, ये तुम्हारे शब्द थे। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद लिन बेईफान का दिल गर्म हो गया था और वह बहुत संतुष्ट था। उसने आह भरी और कहा, अब हमारे पास केवल अंतिम उपाय बचा है। चायुक्सिन के हाथ हिलने के लिए व्याकुल थे, किसी भी क्षण चुटकी काटने के लिए तैयार। जल्दबाजी में काम मत करो, मैं इस बार गंभीर हूं। तो फिर जल्दी करो और कहो। लिन बेईफान ने आह भरी। वास्तव में, यदि आप महिला सैनिकों की भर्ती करना चाहते हैं तो आप केवल उन महिलाओं के बीच देख सकते हैं जो बोझ से मुक्त हैं और जिन्होंने कठिनाइयों का अनुभव किया है। उन्हें विश्वास और आशा देकर वे आपका अनुसरण करेंगी और कड़ी मेहनत करेंगी। चायुक्सिन सोच समझकर बाजार में महिला सैनिकों की भर्ती के लिए चली गई। इस समय ग्रेजिया से 1000 मील दूर एक छोटा सा राज्य था जिसे फैंग देश के नाम से जाना जाता था। इस देश का क्षेत्रफल 200,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम था और इसकी आबादी 2 मिलियन से भी कम थी। ये छोटे छोटे राज्यों में से एक छोटा सा राज्य था, लेकिन इसका राजवंश 100 साल से भी ज्यादा समय तक चला। इसकी दीर्घकालिक विरासत का कारण ये था कि मनी गैंग का मुख्यालय यहीं स्थापित किया गया था। इस छोटे से राज्य को मनी गैंग ने बहुत पहले ही खोखला कर दिया था तथा इसे कठपुतली राज्य में बदल दिया था। यद्यपि देश छोटा था, लेकिन मनी गैंग शक्तिशाली था और इस प्रकार वह टिक गया। लेकिन अब उन्हें कुछ परेशान करने वाली खबर मिली है। बॉस, ग्रेजिया साम्राज्य में हमारे जुआघर को ग्रेजिया सम्राट की सेना ने तोड़ दिया है। इसके अलावा अब से हमें ग्रेजिया के क्षेत्र में कैसीनो चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या ऐसी बात सच हो सकती है? मनी गैंग के नेता ने अविश्वास में पूछा। क्या उन्हें नहीं पता कि सिफांग जुआघर हमारे मनी गैंग द्वारा समर्थित है? बॉस, वह मूर्ख सम्राट जानता है, लेकिन फिर भी उसने इसे तोड़ दिया। अपमानजनक। मनी गैंग्स के नेता का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अन्य बुजुर्ग और हॉल मास्टर बहुत क्रोधित हो गए और शोर मचाने लगे। क्या आपको लगता है कि उन्हें पता था और फिर भी उन्होंने तोड़फोड़ करने की हिम्मत की? वे स्पष्ट रूप से हमारे मनी गैंग को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बॉस, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। हमें अपने शहीद भाइयों के लिए न्याय मांगना चाहिए। हमें इसका डटकर प्रतिकार करना होगा, अन्यथा मैं इस अपमान को सहन नहीं कर पाऊंगा। वे सभी अपनी ताकत दिखाने के आदी थे और दूसरों द्वारा धमकाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। केवल एक बुजुर्ग, जो अधिक शांत था, बोला, नेता और साथी बुजुर्गों, मेरा मानना है कि हमें इस मामले पर ध्यान से विचार करना चाहिए। आखिरकार ग्रेजिया एक महान राज्य है और उन्हें अपमानित करना बुद्धिमानी नहीं है। एक और बुजुर्ग गुस्से से खड़ा हुआ, अगर उन्हें नाराज नहीं होना है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें धमकाना आसान है? नेता, नदियों और झीलों में हर कोई हमारी प्रतिक्रिया देख रहा है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो नदियों और झीलों के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ नेताजी, हम मनी गैंग हैं। दूसरों को धमकाना हमारा काम है, दूसरों को नहीं। कृपया कार्रवाई करें नेताजी और उन्हें एक अविस्मरणीय सबक सिखाएं। कृपया कार्रवाई करें नेताजी, भीड़ ने एक स्वर में कहा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 87.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C87.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 87.1। मनी गैंग के नेता को भी लगा कि ग्रेजिया और सम्राट के उस कुत्ते को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। इस प्रकार एक गंभीर भाव के साथ उन्होंने कहा, बुजुर्गों और हॉल मास्टर ने एक अच्छी बात कही है।
ग्रेट जिया ने पहले हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, हमारे व्यवसाय को बाधित किया और हमें पूरी तरह से अनदेखा किया। इसलिए हमें उन्हें एक गहरा सबक सिखाना चाहिए। उन्हें बताएं कि हालांकि मनी गैंग एक छोटा गुट है, लेकिन हमारे साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। नेता बुद्धिमान है, सबने एक स्वर में कहा। हालांकि एक महान साम्राज्य के रूप में ग्रेट जिया के पास 800,000 सैनिक और 5 इनेट मास्टर्स हैं, जिनके पास मजबूत सैनिक और घोड़े और पर्याप्त ताकत है। आमने सामने की टक्कर संभव नहीं है, हमें दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। नेता ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बड़े बायहू, मेरी आज्ञा का पालन करो, मनी गैंग के नेता ने पुकारा। नेताजी, आपके अधीनस्थ यहाँ हैं। बड़े बायहू खड़े हुए और सम्मान में झुके। मनी गैंग का नेता ऊंची आवाज में बोला, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम हमारे बायहू हॉल भाइयों में से 100 के साथ मिलकर राजधानी ग्रेट जिया में बड़ी अशांति पैदा करो। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है, एल्डर बायहू ने तुरंत जवाब दिया। इस समय 2 बुजुर्ग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। लीडर, ग्रेट जिया के पास कई इनेट हैं और सिर्फ एल्डर बायहू ही शायद काफ़ी नहीं होगा। मैं हाल ही में आज़ाद हुआ हूँ, इसलिए मैं थोड़ी मस्ती करने और अपने गिरे हुए भाइयों का बदला लेने के लिए उनके साथ जाऊँगा। मैं भी जाऊँगा। मैं यहाँ बहुत समय से हूँ और मेरी हड्डियाँ ढीली हो गई हैं। यह बाहर जाने और अपने दिमाग को साफ करने का सही समय है। मनी गैंग का नेता खिलखिलाकर हंसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब दोनों बुजुर्ग ऐसा चाहते हैं तो साथ साथ चलते हैं। इस प्रतिशोध में हमें अपने मनी गैंग की ताकत दिखानी चाहिए। हाँ नेताजी, सभी ने एक स्वर में कहा। इसलिए तीनों बुजुर्गों ने अपनी सेना एकत्र की और ग्रेट जिया की ओर आक्रमण का नेतृत्व किया। इस समय लिन बेईफान शाही महल में था, व्यंजनों का आनंद ले रहा था और दरबारी ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन देख रहा था। एक चंचल और मधुर आवाज आई, छोटे मूर्ख सम्राट, बहुत दिनों से नहीं मिले। तुम अभी भी मौज मस्ती करना जानते हो। जैसे ही आवाज धीमी हुई, काले कपड़े पहने एक लड़की लिन बेईफान के सामने प्रकट हुई और उसके हाथ में केला लेने लगी। तभी एक सफ़ेद वस्त्रधारी महिला भी प्रकट हुई, जो एक तीखी तलवार लेकर काले वस्त्रधारी लड़की पर जोरदार प्रहार कर रही थी। काले कपड़े पहने लड़की ने हल्की और फुर्तीली चाल से तलवार को चकमा दे दिया। उसने 2 उंगलियां फैलाईं, तलवार की नोक को दबाया और हंसते हुए कहा, बुरा नहीं है, आप नए इन्नेट हत्यारे हो सकते हैं जिन्हें इस छोटे मूर्ख सम्राट ने अभी अभी भर्ती किया है। बहुत बुरा है कि आप अभी भी मुझसे थोड़ा पीछे हैं। सफ़ेद वस्त्र पहने लड़की ने इस स्थिति का ऐसे सामना किया जैसे किसी दुर्जय शत्रु से मुकाबला कर रही हो। महाराज, जल्दी से पीछे हट जाए, यह महिला बहुत खतरनाक है। लिन बेईफान ने हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, बाईजू, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह हम में से एक है। उसका नाम याओ याओ है। क्या ऐसा है? बाईजू ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। बेशक, अगर मैं उस मूर्ख सम्राट को मारना चाहता तो मैं बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। याओ याओ ने एक केला छीला और मुस्कुराते हुए उसे खाना शुरू कर दिया। लिन बेईफान ने आगे कदम बढ़ाया, अपनी बाहें खोलते हुए। याओ याओ, बहुत समय हो गया, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। याओ याओ कुछ हद तक हैरान थी, तुम क्या कर रहे हो? लिन बेईफान ने अपनी आंखें झपकाईं। बहुत समय हो गया, एक गर्मजोशी भरे आलिंगन के बारे में क्या ख्याल है? वाह, तुम कभी नहीं बदलते, मूर्ख सम्राट, मैं तुम्हें मेरा फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। याओ याओ ने जोर से गाली दी। लिन बेईफान के आलिंगन से बचते हुए मेज से कुछ फल उठाए और खुशी खुशी खाने लगी। लिन बेईफान ने अवाक होकर कहा, याओ याओ, दिखावा करना बंद करो, मुझे पता है कि तुमने मुझे लंबे समय से अपने दिल में रखा है, ठीक है? मानो उसके गुप्त विचार उजागर हो गए हों। याओ याओ घबराकर शर्मा गई और पलटकर बोली, कौन कहता है? अपनी चापलूसी मत करो और बकवास मत करो। अभी भी नहीं मान रहे हो, है न? सिर्फ एक सवाल से मैं तुम्हारी सच्ची भावनाएं बता सकता हूँ। लिन बेईफान ने गर्व से कहा। कौन सा प्रश्न इतना शक्तिशाली हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। याओ याओ ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं पूछूंगा और आपको ईमानदारी से जवाब देना होगा, झूठ मत बोलना। लिन बेईफान ऊर्जावान हो गया। ठीक है, मैं समझ गया, बस पूछ लो, याओ याओ ने अधीरता से कहा। लिन बेईफान ने गंभीरता से पूछा, याओ याओ, अगर आपको 2 विकल्पों में से एक चुनना हो तो क्या आप मल खाना पसंद करेंगी या मुझसे प्यार करना पसंद करेंगी? याओ याओ, आओ बोलो और अपनी अंतरात्मा के खिलाफ मत जाओ, लिन बेईफान ने आग्रह किया। याओ याओ, एक क्षण बीता। लिन बेईफान दर्द से कराह उठा। ओह ओह ओह, मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, याओ याओ ने चिढ़कर कहा। बाईजू ने उन दोनों को चिढ़ाते और झगड़ते हुए देखा, राहत महसूस की, फिर उसकी आकृति गायब हो गई। कुछ ही देर बाद दोनों आमने सामने बैठ गए। याओ याओ फल खा रही थी और बोली, दरअसल मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। क्या परेशानी है? लिन बेईफान ने पूछा। क्या तुमने पहले सिफांग जुआ घर को नहीं तोड़ा था? सिफांग जुआ घर को मनी गैंग का समर्थन प्राप्त है। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने आपको परेशान करने के लिए बायहू हॉल से 100 विशेषज्ञों के साथ 3 बुजुर्गों को भेजा। वे तीनों बुजुर्ग अत्यंत शक्तिशाली ताकत वाले जन्मजात स्तर के व्यक्ति हैं।
बाइहू हॉल के 100 विशेषज्ञ, उनमें से सबसे कमजोर भी, दूसरे दर्जे के हैं। वे लगभग 2 दिनों में ग्रेट जिया किंगडम में पहुंचेंगे। क्या आपको एहसास है कि आपने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है? लिन बेईफान काफ़ी हैरान था। मैंने तो बस एक कैसीनो को तहस नहस कर दिया, और वह मेरे पीछे इतने सारे लोगों को भेज रहा है। वह मुझे बहुत ज़्यादा श्रेय दे रहा है। ये सिर्फ आपकी बदकिस्मती है। शुरू में उन्होंने एक इन्नेट और 100 विशेषज्ञों को भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन 2 बुजुर्ग उब गए और उन्होंने मज़े के लिए शामिल होने का फैसला किया। याओ याओ ने थोड़े से शार्डनफ्रॉइडर के साथ कहा। लिन बेईफान ने आह भरी। तो ऐसा ही है। जिंदा रहना इतना अच्छा है, वे इस बारे में क्यों नहीं सोचते और मौत की तलाश में यहाँ क्यों नहीं आते? हो, तुमने अभी क्या कहा? मैं कह रहा था, आप वास्तव में बहुत अच्छी तरह से सूचित हैं, यहाँ तक कि मनी गैंग्स मामलों के बारे में इतना कुछ जानते हैं। बिल्कुल, याओ याओ ने गर्व से कहा, हमारे पास विभिन्न संप्रदायों, कुलीन परिवारों और राष्ट्रों में लोग हैं, हम सबसे अधिक जानकार हैं। वैसे, आपके महान जिया साम्राज्य में भी हमारे लोग हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जानना चाहता। क्यों नहीं? लिन बेईफान ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत सामान्य हैं। क्या अलग अलग शक्तियों के लिए एक दूसरे के भीतर अंदरूनी लोगों का होना आम बात नहीं है? अगर पानी बहुत साफ है तो कोई मछली नहीं है। जब तक ये नियम को प्रभावित नहीं करता, उन्हें रहने दें। अब याओ याओ के आश्चर्यचकित होने की बारी थी। आप वास्तव में चीज़ों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। बेशक, मेरे अधीन लगभग सभी अधिकारी भ्रष्ट और लालची हैं, जो अपने वरिष्ठों की चापलूसी करने और अपने अधीनस्थों को हर दिन धमकाने में व्यस्त रहते हैं। अगर मैं बड़ी तस्वीर नहीं देख पाता तो अब तक मैं मर चुका होता। लिन बेईफान ने बहुत शांति से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, तो मैं पहले आपको अपने नीचे के अधिकारियों से सावधान रहने की चेतावनी देने वाला था, लेकिन अब यह अनावश्यक लगता है। याओ याओ ने ताली बजाई। मैंने अपना पेट भर लिया है, अब जाने का समय है। नहीं तो उस घिनौनी औरत को मेरा पता चल जाएगा। लिन बेईफान ने पुकारा, याओ याओ रुको। याओ याओ ने अपना सिर घुमाया, लिन बेईफान की स्नेह भरी आंखों से देखा। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? लिन बेईफान ने अनिच्छा से कहा। याओ याओ, क्या तुम सचमुच ऐसे ही चले जाओगे? और क्या? याओ याओ ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और अपने पैर की उंगलियों को देखने लगी। क्या आप जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? कौन सा प्रश्न? लिन बेईफान ने कोमलता से पूछा। क्या आप मल खाना पसंद करेंगे या मुझसे प्यार करना पसंद करेंगे? याओ याओ, एक क्षण के बाद। लिन बेईफान। ओह ओह ओह। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। कई दिनों की यात्रा के बाद मनी गैंग के लोग अंततः ग्रेट जिया साम्राज्य में पहुंच गए। हम ग्रेट जिया के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि ग्रेट जिया को हाल ही में एक महान साम्राज्य में पदोन्नत किया गया है, लेकिन इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसलिए सभी को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें कम प्रोफाइल रखना चाहिए और आदेशों का पालन करना चाहिए। बुजुर्ग बाइहू ने आगे की भूमि की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, एल्डर, भीड़ ने एक स्वर में उत्तर दिया। बूढ़े बाई, तुम बहुत सावधान हो। अपनी ताकत से हम एक छोटे से राज्य को भी उखाड़ फेंक सकते हैं। यहाँ तक कि महान जिया ने भी हाल ही में एक महान राज्य की ओर कदम बढ़ाया है। उनकी ताकत सीमित है, डरने की क्या बात है? एक अन्य बुजुर्ग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ये सही है, अपनी ताकत से हम आसानी से सभी दिशाओं में तबाही मचा सकते हैं, फिर इतनी सावधानी क्यों बरती जाए? आप बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। दूसरे बुजुर्ग ने भी सहमति जताई, लेकिन वह भी सहमत नहीं था। हम अभी भी लापरवाह नहीं हो सकते। एल्डर बाइहू ने चेतावनी दी। जहां तक मुझे पता है, पिछले आधे साल में ग्रेट जिया ने कई लड़ाइयां जीती हैं। उनकी सैन्य शक्ति बहुत बड़ी है और उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा उनके पास 5 इनेट हैं, जिनमें से एक वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल है, जिसकी मौजूदगी से कुलीन परिवार भी डरते हैं। एक इनेट स्तर का हत्यारा भी है, जो हत्या करने में बेहद क्रूर है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारे सभी भाई यहीं रह जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने तरीके से करो। आखिरकार मैं ही हत्या के लिए जिम्मेदार हूँ। दोनों इनेट्स ने समझौता कर लिया। इस प्रकार आवश्यक व्यवस्था करने के बाद उन्होंने अंततः ग्रेट जिया में कदम रखा। शाही महल के भीतर लिन बेईफान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वे यहाँ हैं। उसने एम्पायर सैंडबॉक्स को खींच लिया ताकि वह 10,000 तलवारों की वापसी को उजागर कर सके और उन सभी को एक पल में नष्ट कर सके, लेकिन वह हिचकिचाया। उन्हें एकदम से मारना बहुत ही बेकार है, वे फिर भी कुछ काम के हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कुछ शक्ति रोक ली। 10,000 तलवारों की वापसी। खनक खनक खनक। तलवार क्यूई समय और अंतरिक्ष के माध्यम से छेदा। इसका गंतव्य सटीक है। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 87.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL
जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C87.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 87.2। इस समय आगे बढ़ रहे मनी गैंग के बुजुर्ग अचानक रुक गए, जैसे किसी अलिखित समझौते के तहत, और उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाए। उनकी आंखें भय से भर गईं। सभी लोग सावधान रहें। हालांकि चेतावनी बहुत देर से आई। हजारों तलवार क्यूई बारिश की तरह गिरे, अविश्वसनीय रूप से घने। इन्हें स्तर से नीचे के विशेषज्ञ एक भी कदम का सामना नहीं कर सके और राख और धुएं में बदल गए। तीनों इनेट विशेषज्ञ हालांकि शक्तिशाली थे, तलवार क्यूई के कुछ धागों का सामना कर सकते थे, लेकिन हजारों का नहीं। वे जल्द ही तलवार क्यूई से भेद दिए गए, जिसमें अनगिनत छेद थे। हालांकि ये स्थिति अभी भी प्रबंधनीय थी, क्योंकि उनके पास जीवन का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था। वे खून से लथपथ होकर बेहोश हो गए। लोगों के इस समूह से निपटने के बाद लिन बेईफान ने सैनिकों के एक समूह को बुलाया, तुरंत XX स्थान पर जाएं। वहां लगभग 100 खलनायकों का एक गिरोह है। हालांकि वे पहले ही मर चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 लोग जीवित हैं। उन्हें वापस लाओ। हाँ महाराज। एक रात के बाद मनी गैंग के 3 बुजुर्गों को वापस लाया गया। बाईजू ने खुद को प्रकट किया और आश्चर्य से कहा, मैं उन पर सहज ऊर्जा की उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। वे हैं। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, वे मनी गैंग के बुजुर्ग हैं जो ग्रेट जिया में परेशानी पैदा करना चाहते थे, लेकिन अब वे मुश्किल से जिंदा हैं। हा। बाईजू ने पास आकर देखा और एक पल के लिए चुप हो गया। मैं उन पर एक भयानक तलवार क्यूई महसूस कर सकता हूँ। क्या ये तुम्हारा दोस्त था जिसने ये किया? लिन बेईफान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इन 3 बंधकों के साथ मैं फिर से भाग्य बना सकता हूँ। किस्मत बनाओ। बाईजू कुछ उलझन में था। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि मनी गैंग काफ़ी अमीर है। मैं चाहता हूं कि वे थोड़ा पैसा खर्च करें। बाईजू चौंक गया। क्या ये जबरन वसूली थी? पैसा ऐंठने वाला गिरोह? उस समय लिन बेईफान ने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, आओ उन पर नज़र रखो। सुनिश्चित करो कि वे मरे नहीं। हाँ महाराज। इस बीच हजारों मील दूर मनी गैंग का नेता बेहद असहज महसूस कर रहा था। जब से एल्डर बाईहू और अन्य लोग चले गए, ये भावना उभर आई थी, जिससे उनकी नींद में खलल पड़ रहा था और यहाँ तक कि साधना के दौरान शांत और एकाग्र रहने की उनकी क्षमता भी प्रभावित हो रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक जन्मजात गुरु का अंतर्ज्ञान अक्सर बहुत सटीक होता है। उसे लग रहा था कि एल्डर बाईहू और अन्य लोगों के साथ कुछ घटित हो गया होगा, लेकिन उसकी बुद्धि उसे बता रही थी कि यह असंभव है। आखिरकार उसने 3 इनेट और बाईहू हॉल के 100 कुशल सदस्यों को भेजा था। ऐसी ताकत संभावित रूप से एक छोटे से राज्य को उलट सकती थी और एक बड़े राज्य में भी घूम सकती थी। महान जिया, एक ऐसा राज्य जो हाल ही में महानता की ओर बढ़ा था, संभवतः उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हालांकि यदि कोई ब्रह्मांड को बदल भी दे तो भी मर्फी का नियम लागू रहेगा। TLN, जो कुछ भी गलत हो सकता है वह गलत ही होगा। उसी समय कोई व्यक्ति तेजी से अंदर आया। बॉस, कुछ भयानक हुआ है। मनी गैंग के नेता को पहले से कहीं ज्यादा आशंका होने लगी, लेकिन फिर भी उसने शांति से पूछा, क्या हुआ? धीरे बोलो। वह आदमी बहुत चिंतित था और बोल रहा था, बॉस, हमें अभी अभी खबर मिली है कि बेहुहॉल के हमारे सभी भाइयों को ग्रेट जिया ने मार डाला है, और एल्डर बेहू को 2 अन्य बुजुर्गों के साथ ग्रेट जिया किंगडम ने पकड़ लिया है। अब ग्रेट जिया किंगडम हमसे जबरन वसूली कर रहा है। 10 दिनों के भीतर 10 लाख टैल चांदी की फिरौती मांग रहा है, नहीं तो वे तीनों बुजुर्गों को मार देंगे। मनी गैंग का नेता हैरान रह गया, क्या ये सच है? मालिक, मेरी हिम्मत कैसे हुई आपको धोखा देने की? ये खबर तो नदियों और झीलों में भी फैल चुकी है। आदमी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मुझे विश्वास नहीं होता। मनी गैंग का नेता बाहर निकल गया। नदियों और झीलों से आने वाली विभिन्न अफवाहें और गपशप शीघ्र ही उसके कानों तक पहुंच गईं। क्या आपने सुना है? मनी गैंग ने ग्रेट जिया किंगडम से बदला लेने के लिए बाईहू हॉल से 3 बुजुर्गों और 100 कुशल लड़ाकों को भेजा, लेकिन वे ग्रेट जिया द्वारा लगाए गए घात में चले गए। बाईहू हॉल के सभी लड़ाके मारे गए और 3 बुजुर्गों को पकड़ लिया गया। ग्रेट जिया ने दुनिया के सामने ये भी घोषणा की है कि अगर मनी गैंग 10 दिनों के भीतर 10 लाख टैल नहीं सौंपता है तो इन 3 बुजुर्गों के सिर कट जाएंगे। 1 मिलियन टैल। ग्रेट जिया वास्तव में इतना मांगने की हिम्मत करता है? क्या वे पूरी तरह से मनी गैंग के जीवन और मृत्यु के दुश्मन बनने से डरते नहीं हैं? डरने की क्या बात है? क्या वह मूर्ख सम्राट सिंहासन पर बैठने के बाद से ही एक के बाद एक मूर्खतापूर्ण काम नहीं कर रहा है? ये सच है। उसकी अक्षमता के स्तर को देखते हुए अब वह जो कुछ भी करता है वह आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन यह मनी गैंग के लिए एक आपदा है। उन्होंने केवल एक मुर्गी चुराने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें अपना चावल खोना पड़ा। इस प्रक्रिया में उनके अपने लोगों की बलि देनी पड़ी। यह इतना दुखद है कि यह हास्यास्पद है। जैसे ही बॉस को पता चलेगा कि किसी ने मनी गैंग से जबरन वसूली करने की हिम्मत की है, उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हा। मनी गैंग का नेता ये सुनते ही और अधिक क्रोधित हो गया। महान जिया साम्राज्य बहुत आगे निकल गया है। अब और सहन न कर पाने के कारण वह क्रोध से भरा हुआ वापस लौट आया।
उसी समय मनी गैंग के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य सभी बहुत चिंतित होकर जल्दी से वापस आ गए। बॉस, हमने सुना है कि बाइहू हॉल के भाइयों का खात्मा हो गया है। एल्डर बाइहू और अन्य को ग्रेट जिया ने पकड़ लिया है। बड़े बुजुर्ग सब उनके हाथ में हैं और वे हमसे 10 लाख टेल की जबरन वसूली कर रहे हैं। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वे हमारे लोगों को फाड़ देंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बॉस, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकते। मेरे साथी प्राचीनों और भाइयों, कृपया शांत रहें। मुझे अभी अभी इस मामले के बारे में पता चला है और यह मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। इस समय हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि तीनों प्राचीनों को कैसे बचाया जाए। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते रहे। अनिश्चित। नेताजी, हमें बताइए कि हमें क्या करना है। हम आपके नेतृत्व का पालन करेंगे। मनी गैंग के नेता ने निर्देश दिया। एल्डर जिन, मैं चाहता हूं कि आप तुरंत 10 लाख टेल इकट्ठा करें और हमारे लोगों के लिए व्यापार वार्ता करने के लिए ग्रेट जिया के पास जाएं। नेताजी, क्या हमें सचमुच फिरौती देनी होगी? हम नदियों और झीलों में दूसरों की हंसी का पात्र बनेंगे। हाँ नेताजी, सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर हम सच में पैसे दे देंगे तो हम अपनी सारी इज्जत खो देंगे। नेताजी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हर कोई इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिरकार वे मनी गैंग थे। वे हमेशा दूसरों से पैसे लेते रहे हैं, उन्हें कब किसी और को पैसे देने पड़े। मुझे अच्छी तरह पता है कि इससे हमारी छवि खराब होगी और नदियों और झीलों में हमारे साथी हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन तीनों बुजुर्गों के दुश्मन के हाथों में होने के कारण हमें उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सावधानी से चलना चाहिए। इसलिए हमारे पास अस्थायी रूप से हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि मनी गैंग्स के नेता की आंखों से ठंडी रोशनी निकली। एक बार जब हम अपने लोगों को बचा लेंगे तो हम इस अपमान को धोने के लिए हत्याओं की होड़ में लग जाएंगे। मालिक, कृपया यह मामला मुझे सौंप दीजिए। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उनमें से एक भी जीवित न बचे और मैं उस कुत्ते सम्राट के सिर को चैम्बर पॉट के रूप में इस्तेमाल करूंगा। चौकोर आकार के चेहरे वाला एक आदमी खड़ा हुआ। मनी गैंग के नेता ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, एस्ट्रल क्यू ईस्टर के उपनेता के नेतृत्व में मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। नेताजी, मैं भी इस मामले में भाग लेना चाहूँगा। मैं भी इस प्रतिशोध में शामिल होना चाहता हूँ। अपने हाथों से बदला लेना संतोषप्रद होगा। नेताजी, आप मुझे इससे बाहर नहीं रख सकते। कुछ ही देर में वास्तव में 5 बुजुर्ग लड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आ गए। अन्य शक्तिशाली हॉल मास्टर्स ने भी स्वेच्छा से कार्रवाई करने की पेशकश की। मनी गैंग का नेता बहुत उत्साहित था और उसने बहुत उत्साह से कहा, हमारे मनी गैंग के भाई खो गए हैं तो फिर हमें क्या चिंता है कि हम अपना महान उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। एल्डर जिनकियान, पैसे ले लो और हमारे लोगों को छुड़ाओ। उपनेता, ग्रेट जिया में घुसपैठ करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करो। एक बार जब लोग बच जाते हैं तो हम नरसंहार शुरू कर देंगे और एक ही झटके में ग्रेट जिया का सफाया कर देंगे जिससे हमारी बदनामी धुल जाएगी। हाँ नेताजी, सभी ने उत्तर दिया और इस तरह मनी गैंग ने अपना कदम उठाया। बुजुर्ग जिनकियान ने फिरौती के लिए 10 लाख टेल लिए। मनी गैंग के उपनेता ने 3 इन्निट स्तर के बुजुर्गों और 300 विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए चुपके से ग्रेट जिया में घुसपैठ की। एक बार लोगों को बचा लिया गया तो वे नरसंहार शुरू कर देंगे। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 88.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C88.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 88.1। वे महान महत्वाकांक्षाओं के साथ आए थे लेकिन जिस क्षण उन्होंने ग्रेट जिया में पैर रखा लिन बेइफान को उनकी उपस्थिति का पता चल गया। अपना स्वागत दिखाने के लिए उन्होंने 10,000 तलवारों की वापसी की तकनीक भेजी। 2 दिन बाद ग्रेट जिया दरबार में, महान जिया सम्राट, हमने अपना वादा पूरा किया है और फिरौती लेकर आए हैं। यहाँ 1 मिलियन टेल चांदी है। कृपया हमारे लोगों को जल्द से जल्द रिहा करें। यहाँ तक कि अब भी जब वे फिरौती देने आते हैं एल्डर जिनकियान अभिमानी व्यवहार बनाए रखते हैं। ऐसा केवल इसलिए नहीं था कि उसे हमेशा लाड़ प्यार दिया गया था और उच्च सम्मान दिया गया था जिससे अहंकार की भावना पैदा हुई थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसकी नज़र में उसके सामने का कुत्ता सम्राट और महान जिया अपने अंत के करीब थे, इसलिए वे उसकी चिंता के लायक नहीं थे। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मनी गैंग ने अपना वादा निभाया है इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से कैदियों को रिहा कर दूंगी। अपने हाथ की एक लहर से इंपीरियल गार्ड ने 3 लोगों को बाहर निकाला। धन गिरोह का बुजुर्ग ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। आखिर इन्हें क्या हो गया है? गहन जांच के बाद वह और भी अधिक आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गया। उसका गुस्सा उबल रहा था क्योंकि उसने लिन बेइफान की ओर इशारा किया और जोर से आरोप लगाया, तुम्हारा दिल कितना दुष्ट है। तुमने वास्तव में उनकी मेरिडियन और हड्डियां तोड़ दी हैं और उनकी मार्शल आर्ट को नष्ट कर दिया है। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बड़े, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं।
वे मुझे मारने आए थे, क्या मुझे उनके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए था? मनी गैंग का बुजुर्ग अवाक रह गया, केवल लिन बेईफान को घूरने में सक्षम था। ठीक है, हम इस दुश्मनी को याद रखेंगे। एक समय आएगा जब हम फिर मिलेंगे, देखते हैं। मनी गैंग के बुजुर्ग ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई, तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और तीनों अक्षम बुजुर्गों को ले जाने को कहा। रुको, लिन बेईफान ने पुकारा। यह क्या है, महान जिया सम्राट? एल्डर जिन कियान ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए पूछा। वह इस समय वहां से चले जाने के लिए उत्सुक था और फिर डिप्टी गैंग लीडर और अन्य लोगों को अपनी शिकायतों का बदला लेने के लिए हत्याओं की होड़ में जाने देना चाहता था। हमें अभी भी एक सौदा करना है। लिन बेईफान ने ताली बजाई। उन्हें ऊपर लाओ। तुरंत ही इंपीरियल गार्ड 4 लोगों को आगे ले गए। एल्डर जिनकियान ने नीचे देखा और एक बार फिर चौंक गए। डिप्टी गैंग लीडर, एल्डर वांग, एल्डर सन, एल्डर लियू, वे यहाँ कैसे हैं? उन्हें क्या हुआ है? उनकी जांच करने के बाद वह इतना डर गया कि उसका शरीर डगमगाने लगा और वह लगभग बेहोश हो गया। क्योंकि उन चारों का काम खत्म हो चुका है। मनी गैंग पहले ही 3 बुजुर्गों को खो चुका है और अब उन्होंने 3 और लोगों को खो दिया है, जिसमें एस्ट्रल क्यू स्तर का एक उपनेता भी शामिल है। नुकसान इतना बड़ा है कि उसे ये भी नहीं पता कि वापस आने पर गिरोह के नेता को ये बात कैसे समझाए। एकमात्र चीज़ जो वह कर सकता है वह है लिन बेईफान पर अपना गुस्सा निकालना। महान जिया सम्राट, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने उनके साथ क्या किया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान ने मेज पटक दी और गुस्से में उठकर बोला, यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वे यहाँ कैसे आए? वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम्हें अपने लोगों के कामों के बारे में नहीं पता? मनी गैंग के बुजुर्ग के पास एक बार फिर शब्द नहीं थे। बाकी लोगों का क्या हुआ? वे मर चुके हैं, पूरी तरह से मर चुके हैं, खून भी सूख चुका है। लिन बेईफान ने सहजता से कहा। धन के बड़े व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने फिर से अंधेरा महसूस हुआ। वे मनी गैंग के 300 सर्वश्रेष्ठ कुलीन लोग थे, जिनमें सबसे कमजोर लोग दूसरे दर्जे के थे। ऐसी ताकत पैदा करना आसान नहीं था और अब वे सब चले गए। ये दूसरा सौदा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए बैठते हुए कहा, ये तीनों बुजुर्ग, मुझे नहीं लगता कि 1 मिलियन टेल मांगना बहुत ज़्यादा है ना? वह एक डिप्टी गैंग लीडर लग रहा था, जिसके पास एस्ट्रल क्यूई लेवल की ताकत थी। वह उच्च स्थिति में था और ताकतवर था। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए 1 मिलियन टेल मांगना बहुत ज़्यादा है ना? तो कुल मिलाकर 2 मिलियन टेल चांदी होगी। बुजुर्ग जिनकियान को अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ और वह गुस्से से चिल्लाया, 2 मिलियन टेल चांदी? आप स्पष्ट रूप से चांद मांग रहे हैं। लिन बेईफान ने उदासीनता से कहा, तो क्या हुआ अगर मैं चांद मांग रहा हूं? कोई समस्या है क्या? एल्डर जिनकियान इतने गुस्से में थे कि वे फटने वाले थे। वह चाहता था कि वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को हजारों टुकड़ों में फाड़कर अपने दिल की नफरत को बाहर निकाल सके। लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर कहा, मेरे पास अभी आपसे मोल तोल करने का समय नहीं है। 10 दिन के अंदर पैसे पहुंचा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे पास उन्हें वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तुम अभी जा सकते हो। शाही महल के बंद होते दरवाजों को देखकर बुजुर्ग जिनकियान क्रोध की हजारों आग से भर गए। वह चाहता था कि वह हमला कर दे और अंधाधुंध हत्याएं करने लगे। हालांकि उसे तीनों बुजुर्गों को अपने साथ वापस लाना था, इसलिए वह जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा यहां तक कि गिरोह के उपनेता भी ग्रेट जिया के हाथों में पड़ गए थे। खुद पर हमला करना आत्मघाती मिशन के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस प्रकार वह केवल निराश होकर लौट सकता था और गिरोह के नेता को मामले की सूचना दे सकता था। ये सुनकर मनी गैंग के नेताओं के चेहरे पीले पड़ गए। क्या डिप्टी गैंग लीडर भी ग्रेट जिया के हाथों मारे गए हैं? एल्डर जिनकियान ने गंभीर भाव से कहा, गिरोह के नेता, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये झूठ कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि गिरोह के उपनेता वास्तव में ग्रेट जिया से हार जाएंगे। मनी गैंग के नेता को अपने दिल में एक जोरदार झटका महसूस हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या करूं? एक के बाद एक उपगिरोह नेता, 6 मुखिया और 400 से अधिक कुशल सदस्यों को मार गिराया गया है। मनी गैंग को सचमुच भारी क्षति हुई है। उसकी जीवंतता को गहरा झटका लगा है। इस समय उसकी प्राथमिक चिंता अपने लोगों के लिए फिरौती देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि मनी गैंग को कैसे बचाया जाए और मनी गैंग की स्थिति को देखने के बाद अन्य दुर्जय दुश्मनों द्वारा नष्ट और अवशोषित होने से कैसे बचा जाए। नेताजी, क्या हमें अपने लोगों को वापस पाने के लिए फिरौती देनी चाहिए? धन के बुजुर्ग ने गहरी चिंता के साथ पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस पर मनी गैंग का नेता हिचकिचाया। यदि वे लोग अभी भी शक्तिशाली होते तो वह बिना कुछ सोचे समझे फिरौती अवश्य दे देता। लेकिन अब जब वह व्यक्ति बेकार हो गया है तो उसे छुड़ाने का क्या मतलब है? व्यक्ति और धन को खो देने के बाद ये केवल अपनी शक्ति का निरर्थक रूप से कमजोर होना है। गिरोह के नेता के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर एल्डर जिनकियान को पहले से ही उसके निर्णय का पता चल गया था और वह केवल मन ही मनाहे भर सकता था। गहरी पीड़ा और लाचारी के बावजूद उसके पास समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी वह यह उदास भाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि जब खरगोश मर गया तो कुत्ता भी खत्म हो गया। तभी कोई तेजी से अंदर आया। नेताजी, ये बुरी खबर है।
नदियों और झीलों में यह बात फैल गई है कि आप, बॉस, उपनेता को छुड़ाने के लिए फिरौती देने से इनकार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप निर्दयी और निर्दयी हैं, पूरी तरह से उदासीन हैं और नदियों और झीलों के नैतिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। नेता चौंक गया। क्या क्या ये सच है? हाँ, ये ग्रेट जिया का काम होगा, वे मुझे मजबूर कर रहे हैं। नेता इतना क्रोधित था कि वह अपने दांत पीस रहा था। जब आप नदियों और झीलों का हिस्सा हैं तो आपको वफादारी का सम्मान करना होगा। हमारा मनी गैंग अपनी स्थापना केवल लाभ के कारण ही नहीं कर पाया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कारण था वफादारी। ये वफादारी के कारण ही था कि हम सभी अच्छे भाई थे, एक दूसरे की मदद करने में सक्षम थे और एकजुट थे। यदि वह मृत्यु की ओर से आंखें मूंद लेता है तथा अपने भाइयों को, जो उसके लिए मृत्यु तक लड़ते हैं, मरते हुए देखता है, तो वह वफादारी जो इतने लंबे समय में बनी थी, नष्ट हो जाएगी। वफादारी के बिना कोई सामंजस्य नहीं है। एक बार जब सब कुछ स्वार्थ के बारे में हो जाता है तो उसका मनी गैंग निश्चित रूप से अलग हो जाएगा, हर कोई अपने अपने तरीके से, और उनका अंत दूर नहीं होगा। नेताजी, अब हम क्या करें? धनी बुजुर्ग ने पूछा। बॉस ने कुछ गुस्से में कहा, हमारे उपनेता और अन्य लोगों को छुड़ाने के लिए तुरंत धन जुटाने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? और हमारा बदला क्या होगा? धनी बुजुर्ग ने फिर पूछा। खैर, बदला तो बाद में लेना ही पड़ेगा, मनी गैंग के बॉस ने अफसोस जताते हुए कहा। भारी नुकसान के साथ 2 हार के बाद ग्रेट जिया स्पष्ट रूप से उतना सरल नहीं है जितना सतह पर लगता है। मैंने बिना पूरी जांच के लोगों को उनकी मौत के लिए भेज दिया। मैं मनी गैंग का पापी हूं। इसलिए अभी के लिए हमें इस नुकसान को सहना होगा। जब मौका आएगा हम इसका बदला लेंगे। हाँ, संप्रदाय नेता एल्डर जिन कियान फिरौती लेकर एक बार फिर ग्रेट जिया के पास पहुंचे। लेकिन इस बार वह घमंडी नहीं हो सकता था। लिन बेईफान के सामने वह बेहद विनम्र और नीच दिखाई दिया, दूसरे पक्ष के नाराज हो जाने और स्वयं वापस न आ पाने के भय से। लिन बेईफान से बात करना आसान था। 2 मिलियन टेल प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत बंदी को रिहा कर दिया। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 88.2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C88.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 88.2। ये घटना शीघ्र ही बाहरी दुनिया को ज्ञात हो गई और हर कोई इस हद तक स्तब्ध रह गया कि उनके होश उड़ गए। ग्रेट जिया और मनी गैंग में भिड़ंत हुई और अंत में ग्रेट जिया की जीत हुई। हे भगवान, मनी गैंग के कुल 7 इनेट विशेषज्ञ और 400 से ज्यादा कुशल सदस्य ग्रेट जिया के हाथों मारे गए और उनसे 3 मिलियन टेल चांदी भी वसूली गई। इस भारी नुकसान ने मनी गैंग को सीधे दूसरे दर्जे के संप्रदाय से तीसरे दर्जे के संप्रदाय में गिरा दिया है। मनी गैंग के नेता इस समय गुस्से में खून थूक रहे होंगे। उन्हें लगा कि वे एक आसान लक्ष्य को चुन रहे हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक मजबूत हड्डी को काट लिया और अपने दांत तोड़ लिए। उन्हें लड़ने दो, वैसे भी न तो मनी गैंग और न ही ग्रेट जिया अच्छी चीजें हैं। ऐसे संकट से बचते हुए मुझे अचानक महसूस होता है कि ग्रेट जिया कुछ हद तक अथाह है। ये सम्राट के शक्तिशाली मित्र ही रहे होंगे जिन्होंने ये कदम उठाया। ऐसा कहा जाता है कि मनी गैंग के लोग तलवार QE से घायल हो गए थे, वही तरीका जिसका इस्तेमाल पहले कुलीन परिवार के विशेषज्ञों को खत्म करने के लिए किया जाता था। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। उस मूर्ख सम्राट को ऐसा मित्र बनाने में अवश्य ही कुछ भाग्य ही मिला होगा। आकाश अंधा है। बाहरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई थी जो खट्टे और ईर्ष्यालु थे, गुप्त रूप से लिन बेईफान की आलोचना कर रहे थे। हालांकि इस समय लिन बेईफान खुशी से अपने पैसे गिन रहा था। इतनी आसानी से 3 मिलियन टेल चांदी कमाने के लिए मैं वास्तव में आशा करता हूं कि इस तरह की और ताकतें मेरे पास आएं। उनका देश तेजी से विकास कर रहा था और उसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कैसे आया, जब तक आया, यही मायने रखता है। यद्यपि साधन अंधकार में थे, फिर भी भविष्य उज्ज्वल था। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, डिंग। जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है, आपकी ताकत भी उसी अनुपात में बढ़ती है। शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट सेक्रेड हॉर्ट तकनीक से सम्मानित। सेक्रेड हॉर्ट तकनीक एक महान मार्शल आर्ट जीनियस द्वारा निर्मित एक सर्वोच्च दिव्य कौशल है, जिसने अनगिनत मार्शल आर्ट स्कूलों के सार को एकीकृत किया है, जिसमें विभिन्न शक्तिशाली और विचित्र आक्रमणकारी चालें हैं। इनमें शॉकन गेज रेड शामिल है, जो एक डरावनी नज़र से आत्माओं को पकड़ सकता है, और दुष्ट रक्त रेड, जो मृत्यु तक विरोधियों का खून खींचता और खत्म करता है। लिन बेईफान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तेजी से इस दिव्य कौशल को आत्मसात कर लिया। इस मार्शल आर्ट को सीखने में उन्हें 3 घंटे लग गए। उसका दिल आश्चर्य और खुशी से भर गया। यह मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली है, बहुत भयानक है। इसमें सभी तरह के जादुई आक्रमणकारी कदम हैं। यह अब सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं है, ये लगभग दाव के तरीकों जैसा है। इस दिव्य कौशल ने उनकी ताकत में गुणात्मक वृद्धि कर दी। लिन बेईफान को लगा कि अगर कोई ग्रैंड मास्टर भी आ जाए तो वह कुछ समय के लिए उससे मुकाबला कर सकता है।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी ताकत इतनी तेजी से बढ़ गई? लिन बेइफान ने एम्पायर सैंडबॉक्स को देखने के लिए उसे खोला। एम्पायर सैंडबॉक्स मध्यवर्ती स्तर, प्रादेशिक क्षेत्र 640,000 वर्ग मील, कृषि योग्य भूमि 480,000 वर्ग मील, घरेलू संसाधन 165 मिलियन टेल, 3 लौह खदानें, 3 कोयला खदानें, 2 तांबे की खदानें, जनसंख्या 6.32 मिलियन, धनी लोग 3%, आम लोग 70%, गरीब लोग 27%। एड्स बाय पब फ्यूचर, सैन्य शक्ति 800,000, 6 320 मार्शल कलाकार, व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 1320, महान साम्राज्य स्तर। इसे पढ़ने के बाद कारण स्पष्ट हो गया। पता चला कि यह शरद ऋतु की फसल थी और अनाज की भरपूर पैदावार हुई थी। अनाज किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन और सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंततः किसी भी देश की सभी समस्याएं अनाज से संबंधित मुद्दों पर ही आकर खत्म हो जाती हैं। पर्याप्त भोजन मिलने पर कोई भी समस्या नहीं रहती। इसके अलावा लिन बेइफान ने नव पुनर्प्राप्त भूमि से प्राप्त अनाज का आधा हिस्सा वितरित करने का वादा किया, जिससे कई लोग गरीबी से बाहर आ गए और अमीर बन गए। इस प्रकार मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन हुआ और राष्ट्रीय शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अच्छा, बहुत अच्छा। लिन बेइफान बेहद खुश था। उसने जो बीज पहले बोए थे वे आखिरकार खिल गए और फल देने लगे। पर्याप्त भोजन के साथ उनका ग्रेट जिया विकास की दूसरी लहर के लिए तैयार था। इस समय हेशेन प्रसन्नता से भरे चेहरे के साथ आया। महाराज, आपके विनम्र सेवक के पास आपको बताने के लिए कुछ अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए पूछा। महाराज, अनुमान लगाए, हेशेन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा और चिढ़ाते हुए जानकारी को रोक लिया। लिन बेइफान की मुस्कान अपरिवर्तित रही। क्या ये हो सकता है कि हमारे पास बम्पर अनाज की फसल हुई है? महाराज, आपने सही अनुमान लगाया है। वास्तव में, जैसा कि आपने कहा, हमारे पास अनाज की भरपूर फसल है। हेशेन ने बहुत उत्साह से कहा, न केवल वे भूमियां जो हमने पहले खेती की थीं, बल्कि इस वर्ष हमने जो भी भूमि साफ की है उसमें अनाज पैदा हुआ है। आपके विनम्र सेवक ने प्रारंभिक गणना की है और इस वर्ष हमारी अनाज की फसल XXKT तक पहुंच गई है, जो एक वर्ष के लिए 10 मिलियन लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। लिन बेइफान खुशी से हंस पड़े। मंत्री जी, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं आपकी महारानी को धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? आपका विनम्र सेवक अपनी जान देकर भी इसकी गारंटी देने को तैयार है। हेशेन ने दृढ़ दृष्टि से कहा। अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। हालांकि वह पहले से ही जानता था, फिर भी लिन बेइफान बहुत खुश था। महामहिम, आपके विनम्र सेवक के पास आपको बताने के लिए एक और खुशखबरी है। हेशेन ने खुशी से कहा, हमारे पास अभी भी आधे से ज्यादा बंजर जमीन अविकसित है और लोगों से जांच करवाने के बाद पता चला कि यह सब उपजाऊ मिट्टी है जो फसल उगाने के लिए उपयुक्त है। अगर इन सभी बंजर जमीनों को विकसित कर दिया जाए तो अगले साल हमारा अनाज उत्पादन दोगुना हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा। लिन बेइफान ने ताली बजाई और कहा, फिर खड़ा हो गया। मैं महल से बाहर निकलकर देखना चाहता हूं कि हमारा अनाज कितना अच्छा बढ़ रहा है। लगभग आधे घंटे बाद लिन बेइफान नागरिक और सैन्य अधिकारियों को शहर के बाहर जंगल में ले गया। जो जमीन पहले बंजर थी और जहां अनाज नहीं उगता था, अब वह सुनहरी जमीन में बदल गई है। भारी भरकम पके हुए नीचे झुके हुए अनाज के दाने आंखों को बेहद सुहावने लग रहे थे। लिन बेइफान ने खुशी से चावल का एक कतरा उठाया। अनाज के साथ पूरे देश में शांति होगी। महामहिम बहुत बुद्धिमानी से बोलते हैं, अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। सड़क पर कई किसान भी दिखाई दिए। लिन बेइफान को देखते ही वे घुटने टेककर उत्साह और ईमानदारी से जयकारे लगाने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्योंकि यह लिन बेइफान ही था जिसने उन्हें खाने के लिए भोजन दिया था और जीने की आशा दी थी। वे न केवल जीवित बचे, बल्कि उनके पास खर्च करने के लिए पैसे भी थे, रहने के लिए घर भी थे और यहाँ तक कि शादी करने और बच्चे पैदा करने का मौका भी था। उन्होंने जो भी सपना देखा था वह यहाँ साकार हुआ। कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरे लिए ज़मीन साफ की है और फसलें उगाई हैं, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। कृपया कड़ी मेहनत करते रहें और मैं वादा करता हूं कि मैंने जो अनाज देने का वादा किया था वह आपको दिया जाएगा। किसान एक बार फिर खुश हुए। हम महामहिम को उनकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद देते हैं। लौटने के बाद लिन बेइफान को उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत सम्मानित किया गया। मंत्री है, आपने इस मामले में अच्छा काम किया है और मेरी उच्च उम्मीदों को निराश नहीं किया है। आपकी योग्यता क्षेत्र का विस्तार करने से अलग नहीं है, इसलिए मैं आपको अर्ल ऑफ ताइपिंग की उपाधि प्रदान करता हूं। इसके अलावा मैं आपको 10,000 टेल चांदी और बढ़िया रेशम और ब्रोकेड के 10-10 बोल्ट प्रदान करता हूं। ढेर सारे शानदार इनाम नीचे गिरने लगे, जिससे हेशेन आश्चर्य से चक्कर खा गया और वह अपने आप को घुटने टेकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हजारों शब्द एक वाक्य में समाहित हो गए। महामहिम, आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद। अन्य अधिकारी बहुत ईर्ष्यालु थे। हेशेन को एक नागरिक अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा था। सबसे महत्वाकांक्षी ली लिनफू और यान सोंग ने गुप्त रूप से प्रतिज्ञा की, देर सवेर मुझे भी एक सिविल अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। अन्य लोगों को भी भरपूर पुरस्कार मिलेगा।
लिन बेइफान ने एक बार फिर कार्रवाई की और राजस्व मंत्रालय के उन अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए जो अनाज के खेतों की शुरुआत और खेती के लिए जिम्मेदार थे। राजस्व मंत्रालय के सभी अधिकारी बहुत खुश थे। इस समय ली लिनफू खड़े हुए और जोर से कहा, महामहिम, अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे पुरस्कृत नहीं किया गया है। लिन बेइफान हैरान था, और कौन है? मुझे याद है कि सभी को पुरस्कृत किया गया है। ये व्यक्ति निस्संदेह स्वयं महाराज हैं। ली लिनफू ने बहुत उत्साह से कहा, हमारे पास इतनी भरपूर फसल होने का कारण सब कुछ आपके महामहिम की बदौलत है। यह आप ही हैं जिन्होंने लोगों को भूमि को साफ करने और खेती करने के लिए बुलाया। यह आपका असीम भाग्य है जिसने बंजर खेतों में अनाज पैदा करने की अनुमति दी है। इसलिए सबसे बड़ा श्रेय आपके महामहिम को जाता है। लिन बेइफान बहुत खुश हुआ, तो ऐसा ही है। मंत्री समझदारी से बात करते हैं, हाँ हाँ। हे शेन, ली लिनफू को देखकर, जो एक चापलूस की तरह चापलूसी कर रहा था, पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसे पहले कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि यह आदमी चापलूसी करने में कितना माहिर है। ये बेशर्मी थी। चाटुकार को कोसते हुए उसने जोर से कहा, महाराज, भगवान ली ने जो कहा है वह बिल्कुल सच है। सबसे बड़ा श्रेय वास्तव में महाराज को ही जाता है। यदि महाराज खुद को पुरस्कृत नहीं करते हैं तो यह विनम्र सेवक किसी भी पुरस्कार को छोड़ देगा। यानसांग भी आगे बढ़ा और उत्साह से बोला, जहां योग्यता है वहां पुरस्कार अवश्य मिलेगा। महाराज अपना इलाज कराने में लापरवाही नहीं कर सकते। लिन बेइफान खुश भी थी और परेशान भी, लेकिन मैं खुद को कैसे पुरस्कृत कर सकती हूँ? ली लिनफू ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, महाराज, मध्य शरद ऋतु महोत्सव निकट आ रहा है। आपका विनम्र सेवक महाराज के सम्मान में एक भव्य चंद्र दर्शन भोज का आयोजन करना चाहता है। कृपया अपनी स्वीकृति प्रदान करें। सभी अधिकारी एक स्वर में बोले, हम महाराज के सम्मान में चांद देखने के लिए भोज का आयोजन करने का आग्रह करते हैं। कृपया अपनी स्वीकृति प्रदान करें। अधिकारियों को एक साथ झुकते देख लिन बेइफान को इस उत्साह को अस्वीकार करना मुश्किल हो गया। ध्यान से विचार करने के बाद उन्होंने आखिरकार सिर हिलाया, बहुत बढ़िया। सभी मंत्रियों के ईमानदार इरादों को देखते हुए मैं इस चांद दर्शन भोज की अनुमति देता हूँ। ली मंत्री, आप इस मामले के लिए जिम्मेदार होंगे। आपका विनम्र सेवक आदेश का पालन करता है। ली लिनफू ने खुशी से आदेश स्वीकार कर लिया। इसके अलावा भरपूर फसल की खबर पूरे राज्य में सुनाओ ताकि लोग भी आनंद मना सकें। हाँ महाराज, हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 89.1 गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C89.1 एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 89.1 लिन बेइफान से निर्देश प्राप्त करने के बाद भरपूर अनाज की फसल की खबर पूरे देश में तेजी से फैल गई। इस वर्ष हमारे यहाँ अनाज की भरपूर फसल हुई है। अधिकारी के अनुसार इस वर्ष हमने जो अनाज पैदा किया है वह 10 मिलियन लोगों को एक वर्ष तक खिलाने के लिए पर्याप्त है। इतना सारा अनाज, ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले वर्ष में हमें भोजन की कमी नहीं होगी। अब से हमें हर साल भोजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे पास बहुत सारी बंजर भूमि है जो उपजाऊ मिट्टी है जो फसल उगाने के लिए तैयार है। भविष्य में ग्रेट जिया की भूमि अनाज से भर जाएगी और हम हमेशा के लिए अकाल से मुक्त हो जाएंगे। सम्राट अमर रहें, महान जिया अमर रहें। हर कोई बहुत खुश था, खुशी से उछल रहा था, गा रहा था और नाच रहा था। इसके विपरीत पड़ोसी अन्य राज्य निराशा में डूबा हुआ था। उनकी अनाज की फसल कम हो गई थी और यह स्पष्ट रूप से एक बहुत गंभीर कमी थी। आन साम्राज्य के शाही महल में आन साम्राज्य के सम्राट के चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति थी, इस वर्ष अनाज की फसल कितनी है? राजस्व मंत्री ने अपना सिर झुका लिया, उनके माथे से पसीना टपक रहा था। वे कांप रहे थे, बोलते हुए, महाराज, इस वर्ष हमारी अनाज की फसल एक्स जिन है। पिछले वर्ष की तुलना में ये कैसा है? एक राज्य के सम्राट ने पूछा। इस पर राजस्व मंत्री बहुत हिचकिचाए। एक राज्य के सम्राट की निगाहें तेज हो गईं। सच सच जवाब दो, धोखा मत दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। हाँ महाराज, इस वर्ष हमारी अनाज की फसल में 70% की कमी आई है। एक राज्य का सम्राट हैरान और निराश हुआ। क्या 70% की कमी? यद्यपि यह ज्ञात था कि उत्पादन में कमी आएगी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी गंभीर होगी। उनका देश मूलतः बंजर भूमि पर स्थित था, जहां फसल उगाने के लिए बहुत कम क्षेत्र उपयुक्त थे। प्रत्येक वर्ष उत्पादित खाद्यान्न की मात्रा देश की जनसंख्या को मुश्किल से जीवित रखने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब उत्पादन में 70% की कटौती कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि 70% आम लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। स्थिति बहुत गंभीर है। यदि लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का मुद्दा नहीं सुलझाया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। एक राज्य के सम्राट ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने चिंतित होकर पूछा, अब हमारे पास कितना भोजन बचा है?
महाराज, हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। राजस्व मंत्री का चेहरा चिंता से जुरीदार हो गया था। पिछली बार ग्रेजिया के सैनिक आए थे और हमारा सारा खाना ले गए थे। केवल राजधानी शहर के अन्न भंडारों में ही अब थोड़ा भोजन बचा है, लेकिन वह भी बहुत सीमित है, एक बाल्टी में मात्र एक बूंद के बराबर, जो पूरे देश की आपूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पूरी सेना की तो बात ही छोड़िए। एक राज्य के सम्राट के चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। सब कुछ पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सारी परेशानियां महान जिया के आगमन के साथ शुरू हुईं। सैनिकों और घोड़ों का सफाया कर दिया गया, सोना, चांदी और जवाहरात लूट लिए गए तथा अन्न का एक एक दाना लूट लिया गया। मिट्टी की उर्वरता गंभीर रूप से समाप्त हो गई, फसल पैदा करने में असमर्थ हो गई और कई खनिज संसाधन समाप्त हो गए। पूरा राष्ट्र स्पष्ट रूप से इतनी तेजी से क्षय हो रहा था जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। हृदय में पश्चाताप भर गया, अब ये जानते हुए कि शक्तिशाली जिया किंगडम को भड़काना एक गंभीर गलती थी, जो सीधे अपने ही राष्ट्र के भाग्य को बर्बाद करने का कारण बनी। इस बीच दुश्मन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसी समय एक अधिकारी तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। सम्राट की आंखें चमक उठी। क्या स्थिति है? क्या ग्रेट यू किंगडम हमें खाद्य सहायता देने के लिए सहमत हो गया है? अधिकारी ने अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, महाराज, वे कहते हैं कि भोजन कीमती है और उनके पास खुद ज्यादा अतिरिक्त भोजन नहीं है। वे सहायता देने से इनकार करते हैं, केवल हमें इसे बेचने के लिए सहमत होते हैं। आन राज्य के सम्राट ने उत्सुकता से कहा, जब तक भोजन है तब तक सब कुछ मायने रखता है। उन्हें कितना पैसा चाहिए? महाराज, वे कहते हैं कि उनसे भोजन खरीदने के लिए अनाज की दोगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। लानत है, वे स्पष्ट रूप से हमारे दुर्भाग्य का फायदा उठा रहे हैं। आन राज्य के सम्राट का चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया। उस समय उन्होंने महान यू को शांग साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने में मदद करने के लिए सेना भेजी थी। लेकिन अब जब उसे कोई समस्या आई तो महान यू ने न केवल कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने उसे नीचे गिराकर लात मारकर चोट पर नमक छिड़क दिया। उन्हें बड़ा भाई मानना बेकार था। उसी समय एक अन्य अधिकारी तेजी से कमरे में आया। आन राज्य के सम्राट ने पूछा, पेंग राज्य के बारे में क्या वे हमें भोजन देने के लिए सहमत हो गए हैं? महामहिम, पेन किंगडम ने उत्तर दिया है कि उन्होंने जो अनाज उगाया है वह उनके स्वयं के उपयोग के लिए भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे हमें सहायता देने में असमर्थ हैं। आन राज्य के सम्राट का चेहरा उदास हो गया। पेंग राज्य की स्थिति वास्तव में ऐसी ही थी। वे भी बंजर भूमि पर बसे थे और घरेलू तौर पर उगाए जाने वाले अनाज से उनके अपने लोगों का पेट भरना मुश्किल था। दूसरे देश का भरण पोषण करना बिल्कुल असंभव था। इसके बाद कई अधिकारी रिपोर्ट देने के लिए दौड़े। लगभग कोई भी देश मदद नहीं कर सका, सिवाय कुछ कुलीन परिवारों के जो मदद करने में सक्षम थे। हालांकि वे भी स्थिति का फायदा उठा रहे थे और ऊंचे दामों पर अनाज बेच रहे थे। हालांकि उनका राज्य लंबे समय से दरिद्र था, मुश्किल से अनाज खरीदने में सक्षम था, उच्च कीमत पर तो ये बिल्कुल असंभव था। उसी समय उसके मन में एक विचार उभरा, शायद उन्हें ग्रेजिया से मदद लेनी चाहिए। उन्होंने सुना था कि इस वर्ष उनके यहाँ भरपूर फसल हुई है, जिससे पूरे देश को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज पैदा हुआ है तथा काफ़ी अतिरिक्त अनाज भी बच गया है। लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्होंने इसे दबा दिया। दोनों पक्ष आग और पानी की तरह थे। किसी को मदद मांगने के लिए भेजना सिर्फ खुद की बेइज्जती करवाना था, बेहतर था कि कोई काम ही न किया जाए। उसी समय कोई तेजी से दौड़ता हुआ आया। महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। क्या बात है? एक राज्य के सम्राट ने पूछा। महामहिम, खराब फसल के कारण हमारे आम लोग अपने परिवारों के साथ ग्रेजिया की ओर भाग रहे हैं। एक राज्य के सम्राट के माथे पर आराम आया और वह हंसा। ये स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात है। अगर हमारा अनाज उन्हें जीवित नहीं रख सकता तो उन्हें जाने दो, अन्यथा अगर वे मेरे राज्य में रहेंगे तो ये केवल विद्रोह को जन्म देगा। ग्रेजिया के पास बहुत सारा अनाज है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनके स्वर में थोड़ी सी खुशी की झलक भी थी। अधिकारी अभी भी चिंतित था, लेकिन महाराज, शरणार्थियों की संख्या 10 लाख के करीब है और हमारे कई स्थान वीरान हो रहे हैं। अगर हम उन्हें नहीं रोकेंगे तो हमारे राज्य में बहुत कम लोग बचेंगे। एक राज्य का सम्राट बहुत हैरान हुआ। क्या इतने सारे लोग भाग गए हैं? यदि आम लोग भाग जाएं तो उसका राष्ट्र केवल नाम मात्र का रह जाएगा। एक राज्य के सम्राट ने उत्सुकता से कहा, उन्हें रोकने के लिए जल्दी से किसी को भेजो। उसी समय ग्रेट यू किंगडम के क्षेत्र में, जहां पूर्व शांग साम्राज्य स्थित था, एक समान स्थिति सामने आ रही थी। भोजन की भारी कमी के कारण ग्रेट यू साम्राज्य अपनी जनसंख्या को बनाए रखने में असमर्थ था, इसलिए लाखों आम लोग ग्रेजिया की ओर बढ़ गए। 2 मिलियन आम लोग सीमा पर आ गए। हमें जाने दो प्लीज, मैं कई दिनों से भूखा हूं और अगर मैंने जल्दी नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। बस मुझे खाना दे दो और मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। कृपया दया करो, मैं तुम्हारे लिए बैल या घोड़े की तरह काम करूंगा। वहां बहुत अधिक शरणार्थी थे और महान जिया सेना को लगा जैसे कि वे एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत लिन बेईफान को स्थिति की सूचना दी। लिन बेईफान की राय थी कि उन सभी को अपने साथ ले लिया जाए तथा उन्हें भूमि पर पुनः अधिकार करने और खेती करने दिया जाए।
आखिरकार उनके पास भरपूर भोजन था और वे सभी का भरण पोषण कर सकते थे। एक बार जब वे सारी बंजर भूमि विकसित कर लेंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी और 20 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराना कोई समस्या नहीं होगी। महामहिम दयालु हैं और शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। हालांकि आपको नियमों का पालन करना होगा, व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगना होगा और हमारे निरीक्षण से गुजरना होगा। कोई समस्या न होने पर ही आपको जाने दिया जाएगा, एनलुशान ने जोर से चिल्लाया। शरणार्थियों ने खुशी जताते हुए कहा, धन्यवाद महाराज। इस प्रकार धीरे धीरे 2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को स्वीकार किया गया। अन्य देशों ने यह दृश्य देखा और ठंडी हंसी उड़ाई। संत मां का हृदय रखना हमेशा अच्छा नहीं होता। महान जिया अंततः उस मूर्ख सम्राट द्वारा बर्बाद कर दी जाएगी। हालांकि इस समय लिन बेइफान मन ही मन प्रसन्न था। जनसंख्या में 2 मिलियन की वृद्धि का मतलब है कि हमारी राष्ट्रीय शक्ति फिर से बढ़ेगी, हाँ हाँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एम्पायर सैंडबॉक्स की आवाज़ गूंज उठी। डिंग। जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे आपकी ताकत भी बढ़ती है। आपको तथागत पाम से पुरस्कृत किया जाता है। तथागत पाम अत्यधिक दृढ़ता और सकारात्मकता की एक परम हस्तरेखा तकनीक है। एक बार निष्पादित होने पर यह स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर देता है, भूतों और देवताओं को रुला देता है और सभी दुष्ट राक्षसों और विधर्मियों को दबा सकता है। ये पवित्र और अपरिवर्तनीय है। इसके बाद लिन बेइफान के दिमाग में गहन और अथाह हस्तरेखा तकनीकों का एक सेट उमड़ पड़ा। हथेली की तकनीक का ये सेट अच्छा है, ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को चपटा और गोल कर सकता है। समय एक सफ़ेद घोड़े की तरह उड़ता चला गया जो एक दरार के पास से गुजर गया और जल्द ही मध्य शरद उत्सव आ गया। मध्य शरद ऋतु महोत्सव एक पारंपरिक अवकाश है। यह न केवल पारिवारिक पुनर्मिलन का दिन है बल्कि फसल का जश्न मनाने का दिन भी है। चूंकि ग्रेजिया के 50% से ज़्यादा नागरिक दूसरे देशों से आते हैं, इसलिए वे अपना घर छोड़कर यहाँ बसते हैं जहाँ उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और एक नया जीवन पाया है। इसलिए इस त्योहार को सभी ने और भी ज़्यादा महत्व दिया है। लिन बेइफान ने राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की जिससे सभी लोग त्योहार को उचित ढंग से मना सकें। उस शाम राजधानी शहर की सड़कें सामान्य से भी अधिक चहल पहल वाली थीं। हर कोई नए कपड़े पहने हुए था, लालटेन लिए हुए था और मूनकेक खा रहा था। हंसी और खुशी की बातें अंतहीन थीं। हालांकि शाही महल के अंदर एक भव्य चंद्र दर्शन भोज का आयोजन किया गया। ये ली लिनफू द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर लिन बेइफान की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आयोजित एक भव्य समारोह था। इस आयोजन के महत्व पर जोर देने के लिए लिन बेइफान ने कई लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री शियाओ बोलियांग और ग्रैंड जनरल चाई यूलांग पहुंचे। हालांकि वे अब आधिकारिक पद पर नहीं थे, फिर भी लिन बेइफान द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था और उन्हें पहले की तरह ही उनके ठीक नीचे बैठाया गया था। पतित राष्ट्र के 2 राजाओं को भी चंद्र दर्शन और चंद्र केक खाने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसी समय ली लिनफू ने एक मेज जितना बड़ा मूनकेक आगे बढ़ाया। महाराज, यह आपके विनम्र सेवक द्वारा विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया मूनकेक है। कृपया इसका स्वाद लें। लिन बेइफान ने आश्चर्य से कहा, इतना बड़ा मूनकेक? बिल्कुल। ली लिनफू हंसे। ये हमारे महान जिया का प्रतीक है जो बड़ा और अधिक पूर्ण होता जा रहा है। बहुत बढ़िया, सही कहा। लिन बेइफान ने बहुत खुशी से किसी को मूनकेक का एक टुकड़ा कटवाया और उसे चखने के बाद कहा, यह मूनकेक बहुत स्वादिष्ट है। मंत्री ली ने बहुत मेहनत की है। सभी लोग कृपया इसका स्वाद लें। धन्यवाद महामहिम। बचे हुए मूनकेक को सभी ने आपस में बांट कर खाया। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 89.2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C89.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 89.2। इसके बाद नृत्य और संगीत का प्रदर्शन आयोजित किया गया और सभी ने मूनकेक खाते पीते हुए प्रदर्शन का आनंद लिया। प्रदर्शन के बाद लिन बेइफान ने हंसते हुए कहा, आज बहुत खुशी का दिन है। चलो राज्य के मामलों के बारे में बात न करें, केवल जीवन की सुंदरता के बारे में बात करें। ये दुर्लभ है कि यहाँ के सभी मंत्री साहित्य में पारंगत हैं। क्यों न हम स्वयं के लिए कविता प्रतियोगिता आयोजित करें। बारी बारी से कविताएं लिखें। जो सबसे अच्छी कविता लिखेगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अगर नहीं तो उन्हें एक दंड कप पीना होगा। कैसा रहेगा? सभी ने सहमति में जयकार की। अच्छी कविता के लिए पुरस्कार तथा कम सफल प्रयासों के लिए कोई वास्तविक दंड न होने के कारण हर कोई भाग लेने के लिए बहुत इच्छुक था। मैं चुनौती पेश करूंगा। लिन बेइफान ने कुछ ही दूरी पर फूलों की क्यारियों को खिलते हुए देखा, मुस्कुराया और कहा, चलो फूलों को अपना विषय बनाते हैं। मेरे दाहिने से शुरू करते हैं। अंकल चाय, आप पहले जाओ। मैं, ठीक है। तो ये बूढ़ा आदमी विनम्रतापूर्वक अपना प्रयास प्रस्तुत करेगा।
चायुलांग ने दिल खोलकर हंसते हुए तुरंत एक कविता लिखी जिस पर सभी ने तालियां बजाईं और जयकारे लगाए। हालांकि उन्हें लगा कि भीड़ के कारण उनका काम ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने शराब पीकर खुद को दंडित किया। इस प्रकार बारी बारी से सबने इसका भरपूर आनंद उठाया। जल्द ही सबकी बारी आई और उनमें से 5 लोगों को लिन बेईफान से पुरस्कार मिला। महाराज, आपके पास अपार ज्ञान और अद्वितीय प्रतिभा है, असंख्य सितारे आपकी तुलना में फीके हैं। क्यों ना आप स्वयं एक कविता लिखें ताकि हम, आपके अधिकारी, सीख सकें। इस समय ली लिनफू बोला, हाँ महाराज, जिस दिन आप जीवेई बाड़े से उतरे उस दिन हमारी शिक्षा आपकी शिक्षा के 10,000वें हिस्से से भी कम थी। हम आपसे एक कविता लिखने की विनती करते हैं ताकि हम अपने क्षितिज को व्यापक बना सकें। यान सोंग ने झुककर कहा, कृपया एक कविता लिखें महाराज। अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। सभी ने मन बना लिया था कि चाहे लिन बेईफान कोई भी कविता लिखें वे उसकी प्रशंसा करेंगे। लिन बेईफान ने कोशिश करने के लिए उत्सुकता दिखाई। बहुत बढ़िया, मैं एक कविता लिखूंगा। उसने पास ही स्थित फूलों की क्यारी की ओर देखा और मुस्कुराया। 1 पंखुड़ी, 2 पंखुड़ियाँ, 3 और 4 पंखुड़ियाँ, 5 पंखुड़ियाँ, 6 पंखुड़ियाँ, 7 और 8 पंखुड़ियाँ, 9 पंखुड़ियाँ, 10 पंखुड़ियाँ, अनगिनत पंखुड़ियाँ फूलों में उड़ते हुए वे नजरों से ओझल हो जाती हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए सभी लोग तुरंत एक स्वर में ताली बजाने लगे। कितनी बढ़िया कविता है, कितनी अद्भुत कविता है। लिन बेईफान ने पूछा, इसमें इतनी अच्छी बात क्या है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, महामहिम, इस कविता में प्रत्येक शब्द का प्रयोग शानदार ढंग से पूर्णता के साथ किया गया है। 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3, 4 पत्ता, 5 पत्ता, 6 पत्ता, 7, 8 पत्ता। इस कविता का पहला खंड स्पष्ट प्रगति दर्शाता है और सरल और समझने में आसान है, लेकिन फिर अंतिम पंक्ति में एक मोड़ आता है जो अचानक विचार को ऊंचा उठा देता है। वे फूलों में उड़ते हुए क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि वे सभी फूल हैं, और जब बहुत सारे फूल होते हैं तो वे भव्यता और सुंदरता में प्रतिस्पर्धा करते हैं। महामहिम, कविता में एक भी पंक्ति फूलों का वर्णन नहीं करती है, फिर भी यह फूलों की प्रचुरता, अच्छाई और सुंदरता का एहसास कराती है। इस कविता को क्लासिक माना जाना चाहिए, जिसे लोगों को याद रखना चाहिए। हर कोई इतनी गंभीरता से बकवास बोल रहा था कि सुनने में बहुत उलझन भरा लग रहा था, फिर भी वे बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। लिन बेईफान खुद को गर्व से भरी हंसी से रोक नहीं पाए। मेरे सम्मानीय मंत्रीगण, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, हा हा। तभी दूर से ठहाके की आवाज आई। हा हा, आप इसे कविता कहते हैं? 6 साल का बच्चा इससे बेहतर कर सकता है। सबके चेहरे बदल गए। यहाँ कौन इतना दुस्साहस करने की हिम्मत करता है? आवाज के स्रोत की ओर सिर घुमाते हुए उन्होंने दूर शहर की दीवार पर एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। उसके बाल सफ़ेद थे, जिससे उसका चमकीला गंजा माथा दिख रहा था, और उसके कपड़े साधारण थे लेकिन उनमें कई जेबें थीं। वह आदमी काफी उदास और बहुत उत्साही लग रहा था। उसके चेहरे पर कुछ हद तक सनकीपन भी था। शाही रक्षक तुरंत इकट्ठे हुए और उनकी तलवारें बूढ़े आदमी की ओर तान दी गईं। वहां उपस्थित जन्मजात गुरु ने चुपचाप अपनी सारी सच्ची क्यूई एकत्रित कर ली थी तथा किसी भी क्षण आक्रमण करने के लिए तैयार था। ग्रैंड जनरल अपनी तलवार घोड़े पर तानकर खड़ा था और चिल्ला रहा था, तुम कौन हो? यहाँ इतनी गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कौन हूँ? बेहतर होगा कि आप ध्यान से सुनें। बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया, अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और सिर ऊंचा किया। गर्व के साथ घोषणा की, मैं दुनिया का नंबर 1 चोर हूँ, खाली हाथ मास्टर। खाली हाथ मास्टर? क्या वह सचमुच दुनिया का नंबर 1 चोर है? सभी लोग बहुत हैरान थे। लिन बेईफान भी आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। खाली हाथ का मास्टर, जिसका मार्शल आर्ट कौशल इन्नेट के रैंकों के भीतर काफी सामान्य था, के पास असाधारण चोरी और आंदोलन कौशल था। वह अक्सर खजाने को चुराने के लिए भारी सुरक्षा वाले शाही महलों में घुसपैठ करता था, जिससे उसे दुनिया का नंबर 1 चोर होने की प्रतिष्ठा मिली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, खाली हाथ मास्टर? ग्रैंड जनरल ने पूछा। एक चंचल हंसी के साथ खाली हाथ मास्टर ने जवाब दिया, मैंने मूल रूप से शाही महल से कुछ चुराने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर मैंने उस मूर्ख सम्राट को एक पूरी तरह से निरर्थक कविता पढ़ते हुए सुना और मैं खुद को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। कृपया मेरे खिलाफ मत रहो। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यहाँ चोरी करने आए हो? सब और भी चिंतित हो गए। यदि वह सचमुच शाही महल से कुछ चुराने में सफल हो गया तो वे सभी बहुत अपमानित होंगे। लिन बेईफान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हारा दावा है कि मेरी कविता निरर्थक है? क्या मजाक है? तुम, एक चोर जो सिर्फ चोरी करना जानता है, क्या तुम्हें इसकी कदर भी है? क्या तुम जानते भी हो कि कविता क्या होती है? खाली हाथ मास्टर को शर्म और गुस्सा महसूस हुआ और उसने जवाब दिया, लड़के, लोगों को नीची नज़र से मत देखो। हालांकि मैं एक चोर हूँ, मैं एक सुसंस्कृत व्यक्ति भी हूँ, जिसे आमतौर पर सज्जन चोर के रूप में जाना जाता है। अगर मैं शाही परीक्षा देता तो मैं कम से कम एक सफल उम्मीदवार जिनशी का खिताब हासिल कर सकता था, लेकिन मैं भाग लेने से घृणा करता हूँ, बस इतना ही। क्या ये तिरस्कार है, या ये कि आप पास नहीं हो सकते? लिन बेईफान और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण था। खाली हाथ मास्टर और भी अधिक क्रोधित हो गया, तो क्यों ना हम एक प्रतियोगिता करें और आप देखेंगे कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, कोई प्रतियोगिता नहीं।
क्यों नहीं, अपने आप की आपसे तुलना करना अपने आप को नीचा दिखाना है। लिन बेइफान ने तिरस्कार के साथ कहा, मैं स्वर्ग का राजसी पुत्र हूँ, एक राष्ट्र का शासक, 4 समुद्रों के पार धनी। एक तुच्छ चोर के साथ प्रतिस्पर्धा करने का क्या मतलब है? अगर मैं हार गया तो मैं एक चोर से भी बदतर हूँ। अगर ये बराबरी पर है तो मैं एक चोर से बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं जीत गया तो मैं एक चोर से भी ज्यादा दुर्जय हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये कहना अच्छी बात नहीं है। सभी लोग जोर से हंसने लगे। खाली हाथ वाले मास्टर को इतना गुस्सा आया कि वह आग बबूला हो गया। धिक्कार है। मूर्ख सम्राट, तुम्हारे शब्द बहुत परेशान करने वाले हैं। मैंने कई सालों तक दूर दूर तक यात्रा की है और मुझे कभी भी तुम्हारे जैसा तीखा बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिला। नहीं, आज मुझे तुम्हारे साथ ठीक से प्रतिस्पर्धा करनी होगी ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि मैं भी एक सुसंस्कृत व्यक्ति हूं। एक कहावत है कि आपके पास किसी चीज़ की जितनी अधिक कमी होती है उतना ही अधिक आप उसकी परवाह करते हैं। लिन बेइफान ने ठंडी हंसी में कहा, यह तथ्य कि आप एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति साबित करने के बारे में इतने चिंतित हैं, केवल ये दर्शाता है कि आपके पास कितनी संस्कृति और परवरिश की कमी है। इसलिए मैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए परेशान नहीं हो सकता। आज मिड ऑटम फेस्टिवल है और मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं आपको मून केक उपहार में दूंगा। अब भागो। ऐसा कहते हुए उसने मेज पर से एक मून केक उठाया जिसे वह पहले ही खा चुका था और उसे इस तरह फेंक दिया जैसे वह किसी भिखारी को भोजन दे रहा हो। खाली हाथ वाले मास्टर ने इसे आसानी से पकड़ लिया और गुस्से से भड़क उठे, अरे, क्या तुम मेरे साथ भिखारी जैसा व्यवहार कर रहे हो? लिन बेइफान भी क्रोधित हो गए, भिखारियों का अपमान मत करो। खाली हाथ मास्टर, लानत है तुम्हें। इस समय खाली हाथ मास्टर वास्तव में क्रोधित था। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मूनकेक नीचे फेंका और फुफकारते हुए लिन बेइफान के सामने आया। गुस्से से बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें आज इस बूढ़े आदमी से मुकाबला करना ही होगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं खुद को तुम्हारे शाही महल में थोप दूंगा। अन्य लोग तुरंत चौंक गए। जल्दी करो, महामहिम की रक्षा करो। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 90.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C90.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 90.1। एक खनखनाहट के साथ वाइन्सवॉर्ड इमोर्टल की तलवार पीछे से उड़ी और चेतावनी के रूप में खाली हाथ मास्टर के सामने आ गिरी। बाइजू भी छाया से बाहर आ गई। उसकी तलवार खाली हाथ मास्टर की ओर इशारा कर रही थी। लियू यूनुच, चाय यूलांग, चाय युक्सिन और अन्य सभी लोग दौड़े और सुरक्षा के लिए लिन बेइफान को घेर लिया। लिन बेइफान ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया, सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा आदमी जिसका एक पैर ताबूत में है मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। खाली हाथ मास्टर गुस्से से काम उठा, ताबूत में एक पैर? मैं तुम्हें सिर्फ एक पैर से कुचल सकता हूँ। बात बस इतनी है कि मैं एक वरिष्ठ होने के नाते मार्शल आर्ट में कमजोरों को नहीं धमकाता। चलो हमारी कविता प्रतियोगिता शुरू करते हैं। लिन बेइफान को एहसास हुआ कि उसके सामने खाली हाथ वाले मास्टर की प्रकृति प्रतिस्पर्धी थी। वह मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा, देखो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूँ। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने का क्या मतलब है? चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं दोनों ही तरह से अपना सम्मान खो दूंगा। मुझे इससे कोई लाभ नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं, बूढ़ा आदमी, हार गया तो मैं तुम्हें एक खजाना क्यों न दे दूं? खाली हाथ मास्टर ने अधीरता से कहा। लिन बेइफान ने अपने हाथ फैलाए और तेज आवाज में कहा, मैं 4 समुद्रों के पार एक अमीर देश का शासक हूं। क्या आपको लगता है कि मुझे आपके गहनों की जरूरत है? अगर बूढ़ा आदमी हार गया तो मैं तुम्हारा एक एहसान मानूंगा, कैसा रहेगा? खाली हाथ मास्टर ने आग्रह किया। लिन बेइफान अभी भी तिरस्कार से देख रहा था। चोरी करने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? मुझे तुमसे कोई उपकार करने का क्या फायदा? तो फिर तुम्हें मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या करना होगा? खाली हाथ मास्टर क्रोधित हो गया। तुम सहमत नहीं हो, मानो या न मानो कि यह बूढ़ा आदमी हर दूसरे दिन शाही महल में घुस सकता है और तुम्हारी संपत्ति चुरा सकता है ताकि तुम्हें कोई शांति न मिले। लिन बेइफान भी क्रोधित हो गया। आप पुराने चोर, मानो या न मानो, मैं लोगों को बाहर भेजूंगा और यह शब्द फैलाऊंगा कि आप, खाली हाथ मास्टर, एक पुराने समलैंगिक हैं, समान लिंग के लिए वरीयता के साथ, विशेष रूप से पुरुष प्रेम के शौकीन, हर रोज पुरुषों के घर आते हैं और पुरुषों को देखते ही उत्तेजित हो जाते हैं। खाली हाथ मास्टर गुस्से से काम उठा, अरे, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिल नहीं है? लिन बेइफान अडिग था, किसी को जानने के लिए एक की जरूरत होती है। खाली हाथ मास्टर असहाय महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी ऐसे बेशर्म और कपटी युवा बदमाश का सामना नहीं किया था, लेकिन प्रतियोगिता के बारे में सोचकर ही उनमें उत्सुकता बढ़ गई। उस समय लिन बेइफान ने खाली हाथ मास्टर को देखा और इत्मीनान से आह भरी,
इसे भूल जाओ, तुम्हारी उम्र को देखते हुए यह आसान नहीं है। मैं अनिच्छा से तुम्हारे साथ मैच खेलने के लिए सहमत हूँ। खाली हाथ मास्टर उत्साह से देखा, सचमुच। लिन बेईफान की आवाज़ गूंज उठी, मैं एक राष्ट्र का शासक हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। अब जल्दी से मेरी उदारता के लिए अपना आभार व्यक्त करो। खाली हाथ वाले मास्टर ने उत्साहित होकर कहा, धन्यवाद। औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं, लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। खाली हाथ मास्टर, ऐसा क्यों लगा कि वही विनती कर रहा था, लेकिन जब तक तुलना की जा रही थी तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रक्रिया महत्वहीन थी। इस समय लिन बेईफान ने कहा, सिर्फ प्रतिस्पर्धा करना थोड़ा नीरस और उबाऊ लगता है। क्यों ना हम इसमें थोड़ा मसाला डालें। हारने वाले को जीतने वाले के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? खाली हाथ मास्टर को इस अतिरिक्त हिस्सेदारी के साथ कोई समस्या नहीं दिखी। सबसे पहले उसे विश्वास नहीं था कि वह हार जाएगा। दूसरे, यदि वह हार भी गए तो ये केवल उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का मामला था, कुछ भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सिर हिलाया, सहमत, ये सौदा हो गया। हम कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? लिन बेईफान ने पूछा। आसमान में विशाल चमकीले चांद को देखते हुए खाली हाथ मास्टर मुस्कुराया और कहा, आज मध्य शरद उत्सव है, एक ऐसा समय जब चांद पूर्ण होता है और लोग फिर से मिलते हैं। चलो चांद को अपना विषय बनाते हैं और हम में से प्रत्येक एक कविता की रचना करेगा। कैसा रहेगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन बेईफान ने सिर हिलाया, ठीक है, पहले कौन जाएगा? खाली हाथ मास्टर ने कहा, आप पहले जाओ। क्यों? खाली हाथ वाले मास्टर ने गर्व से घोषणा की, क्योंकि एक बार यह बूढ़ा आदमी अपना मुंह खोल देगा तो किसी और को यह निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी कि विजेता कौन है। ठीक है, तो फिर मैं ईंट को ढालकर जेड को आकर्षित करूंगा और एक विनम्र योगदान दूंगा। लिन बेईफान ने आकाश में चंद्रमा की ओर देखा और प्रेरणा पाकर उसने तुरंत पाठ करना शुरू कर दिया। चांद कब साफ और चमकीला होगा? हाथ में शराब का प्याला लेकर मैं नीले आकाश से पूछता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इस रात आसमान में कौन सा मौसम होगा। मैं हवा पर सवार होकर घर की ओर उड़ना चाहता हूँ। लिन बेईफान ने वाटर मेलोडी की प्रस्तावना, चंद्रमा कब साफ और चमकीला होगा, का शानदार प्रस्तुतिकरण किया। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और प्रशंसा में तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सके। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए पूछा, इसमें अच्छी बात क्या है? हेशेन ने उत्साह से उत्तर दिया, महाराज, इस कविता का दायरा अविश्वसनीय रूप से भव्य है। आरंभिक पंक्ति, चांद कब साफ और चमकीला होगा, हाथ में शराब का प्याला लेकर मैं नीले आसमान से पूछता हूँ। तुरंत ही स्वर्ग को अपना मित्र मान लेता है। केवल महाराज के पास ही इतनी व्यापक और उदात्त दृष्टि है। एक शब्द में, यह उत्कृष्ट है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यान सोंग पीछे छूटने को तैयार नहीं था, उसने खड़े होकर जोश से कहा, निम्न पंक्तियों में दायरा बढ़ता जा रहा है। मैं हवा में उड़कर घर लौटना चाहता हूँ, आज़ादी से घूमता हुआ, जेड टावरों और महलों को देखता हुआ, समय से बेखबर, दिशा से बेपरवाह, अमर की बेपरवाह शान दिखाता हुआ। महामहिम, आप वाकई एक दिव्य प्राणी हैं। केवल एक अमर ही ऐसी कविताएं लिख सकता है। और फिर बाद के भाग में यह मानव दुनिया की ओर मुड़ जाता है। ली लिनफू ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई। ये चांद के बढ़ते और घटते रंग के साथ मानवीय बिछड़ने और पुनर्मिलन के सुख और दुखों को जोड़ता है, भावनाओं को उत्तेजित करता है और आंखों में आंसू ला देता है। पूरी कविता में आपके विनम्र सेवक को अंत में ये पंक्ति सबसे ज्यादा पसंद है, हम सभी को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले, हालांकि हम दूर हैं, फिर भी हम एक साथ चांद की सुंदरता को साझा करने में सक्षम हैं। पूरी कविता शानदार ढंग से प्रवाहित होती है, गहराई से मर्मस्पर्शी है, एक कवि की रोमांटिक भावनाओं से भरी हुई है, वास्तव में युगों के लिए एक उत्कृष्ट कृति है। मेरे विनम्र सेवक ने उज्ज्वल चंद्रमा के बारे में कई कविताएं सुनी हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। युगों के लिए एक उत्कृष्ट कृति, इससे कम कुछ नहीं। चापलूसी का सिलसिला जारी रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। स्वर में इतनी ईमानदारी और हार्दिक भावना के साथ उन्होंने लिन बेईफान को इस हद तक फुला दिया कि वह पंख के समान हल्का महसूस करने लगा, मानो वह आकाश में चंद्रमा के साथ तैर सकता हो। नतीजतन लिन बेईफान गर्व से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आप सभी मेरी बहुत चापलूसी करते हैं, हा हा। हालांकि एक तरफ खड़े खाली हाथ मास्टर हक्के बक्के रह गए। मैंने आपसे एक कविता लिखने के लिए कहा था, न कि एक शाश्वत कृति बनाने के लिए। भगवान, क्या कविता है! ये बहुत बढ़िया लिखी गई है, हर पंक्ति एक क्लासिक है, एक ही वाक्य में चांद और लालसा को कैद कर लिया गया है। सचमुच प्राचीन काल की एक अद्वितीय कृति, युगों के लिए एक उत्कृष्ट कृति। अगर वह अपना दिमाग भी लगा ले तो भी वह ऐसी कविता नहीं लिख सकता। संक्षेप में कहें तो ऐसा लगता है जैसे आपने उसका रास्ता पूरी तरह से काट दिया है। उस समय लिन बेईफान ने गर्व से कहा, खाली हाथ मास्टर, अब आपकी बारी है। क्या ये कविता तुमने सचमुच लिखी है? खाली हाथ मास्टर ने संदेह से पूछा। ये कल्पना करना कठिन था कि मूर्ख सम्राट, जिसने एक पंखुड़ी, 2 पंखुड़ी, 3 और 4 पंखुड़ी, 5 पंखुड़ी, 6 पंखुड़ी, 7, 8 पंखुड़ी, 9 पंखुड़ी, 10 पंखुड़ी और अनगिनत पंखुड़ी जैसी बचकानी और हास्यास्पद कविताएं बनाई थीं, वह अचानक ऐसी असाधारण कृति का निर्माण कर सकता है। मेरे अलावा और कौन? लिन बेईफान ने ऊंची आवाज में कहा।
खाली हाथ मास्टर ने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं होता। आपने इसे पहले से तैयार कर रखा होगा, इसलिए ये कविता गिनती में नहीं आती। चलो एक और प्रतियोगिता करते हैं। अधिकारी तुरंत क्रोधित हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये तो महाराज द्वारा रचित कविता है, इसकी गिनती कैसे नहीं होगी? अरे बूढ़े मूर्ख, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम स्वयं कविता नहीं लिख सकते और इसीलिए इतना हंगामा मचा रहे हो? चोर तो चोर ही है, उसे नियमों की कोई परवाह नहीं। महाराज, चूंकि वह नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए हमें विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन बेईफान ने उदारता से अपना हाथ हिलाया। मेरे मंत्रीगण, कृपया शांत हो जाओ। आज मध्य शरद उत्सव है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं उसे एक और मौका दूंगा ताकि वह अपनी आंखें बंद करके मर सके। महामहिम दयालु हैं, अधिकारियों ने प्रशंसा में चिल्लाया। हम्फ, खाली हाथ मास्टर शर्मिंदगी से सूंघा और सोचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। इस बार ये कुछ कठिन होना चाहिए, मुख्यधारा से संबंधित नहीं, ताकि दूसरा पक्ष किसी बैकअप कविता का उपयोग न कर सके। अब क्यों न हम सौंदर्य को अपना विषय बनाएं? खाली हाथ मास्टर ने कंसोर वांग जियांगजुन की ओर इशारा किया, जो लिन बेईफान के बगल में था, और उत्तेजक रूप से कहा, चलो उसके रूप की प्रशंसा करने के लिए कविता लिखें। यह विषय थोड़ा चालाक और दुर्भावनापूर्ण था। इससे न केवल कठिनाई बढ़ गई, बल्कि वह लिन बेईफान को अपनी ही महिला के सामने अपमानित भी करना चाहता था। ठीक है, ये आपके शब्द हैं। लिन बेईफान का शरीर उत्साह से उछल पड़ा। मुझे मिल गया। खाली हाथ के स्वामी की आंखें आश्चर्य से बाहर आ गईं। इतनी जल्दी? हाँ, अब ध्यान से सुनो। लिन बेईफान ने वांग जियांगजुन की ओर इशारा करते हुए उत्साह और भावना के साथ कहा। बादल उसे वस्त्र पहनाना चाहते हैं, फूल उसके चेहरे को सजाने के लिए तरसते हैं। वसंत की हवा दहलीज को छूती है और सुंदरता से चमकती है। यदि वह जेड के उस पहाड़ के ऊपर नहीं है जिसे उसने देखा है, तो वह जेड टेरेस पर चांद के नीचे होगी। अधिकारीगण एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए, मानो उन्हें कोई रहस्योद्घाटन हो गया हो, तथा उन्होंने तालियां बजाकर तथा अनुमोदन में जयकारे लगाए। ये कविता अद्भुत है। शोरगुल उसे सजाना चाहता है, फूल उसके चेहरे को सजाना चाहते हैं। कविता की शुरुआती पंक्तियों में ऐसी सुंदरता। केवल एक अद्वितीय सौंदर्य ही फूलों और बादलों को इस हद तक मदहोश कर सकता है। इसके बाद इसमें जेड पर्वत और जेड टेरेस का उपयोग किया गया है, तथा कॉन्सर्ट की तुलना स्वर्ग से आई परी से की गई है। ये रूपक अत्यंत उत्कृष्ट है। पूरी कविता पढ़ते हुए एक सुंदरी की छवि पृष्ठ पर उभर आती है। युगों से चली आ रही एक और प्रसिद्ध कविता। यहाँ तक कि संगिनी भी बहुत आश्चर्यचकित हुई। लाल चेहरे के साथ लिन बेईफान की ओर दौड़ी और पुकार उठी, महाराज। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी आंखें लिन बेईफान से भरी हुई थीं। लिन बेईफान ने सुंदरता के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और एक बार फिर गर्व से हंसने लगा। हा हा। खाली हाथ मास्टर हैरान और निराश हो गया। उसके प्रतिद्वंद्वी ने फिर से ऐसा किया था, और यह एक और कालजयी कृति थी, जो उनकी हाल ही में तैयार की गई कविता पर पूरी तरह से हावी हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष किसी महान कवि का पुनर्जन्म हो? वह विश्वास ही नहीं कर सका कि उसके सामने बैठा मूर्ख सम्राट इतनी उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का स्वामी हो सकता है। इसलिए उसने अपना सिर जोर से हिलाया। ये गिनती में नहीं आता, ये गिनती में नहीं आता। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपने पहले से तैयार किया हो। आप दोनों दिन रात साथ रहते हैं, आपने इसे बहुत पहले से तैयार किया होगा, बस इसे पेश करने का यह अवसर ले रहे हैं। इसलिए चलो फिर से मैच करते हैं। अधिकारी एक बार फिर क्रोधित हो गए और अपनी औकात दिखाने की होड़ में लग गए। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 90.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 90.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 90.2। इसकी गिनती कैसे नहीं हो सकती? आपने प्रश्न रखा और यह भी कहा कि यह गिनती में नहीं आता। कितनी अविश्वसनीयता है। चोर तो चोर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। महाराज, आपका सेवक मानता है कि अब और अधिक शब्दों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन बेईफान ने उदासीनता से हाथ हिलाया। मंत्रीगण, उसे एक और मौका देने में क्या बुराई है? वह तो बस एक छोटा चोर है। क्या वह सचमुच मेरी निगरानी में बाजी पलट सकता है? महामहिम दयालु हैं, अधिकारियों ने एक बार फिर चिल्लाया। लगातार 2 बार पराजित होने के कारण खाली हाथ मास्टर बहुत शर्मिंदा था और अपमानित महसूस कर रहा था। हालांकि उन्होंने स्वयं को पराजित नहीं माना, उन्होंने केवल ये सोचा कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह अच्छी तरह से तैयार नहीं थे, जिसके कारण दूसरे को अवसर का फायदा उठाने का मौका मिल गया। इस बार मुझे एक अभूतपूर्व कठिन चुनौती का प्रस्ताव करना है, जैसी पहले कभी नहीं थी। खाली हाथ मास्टर ने अपने बगल में बैठे बाईजू की ओर इशारा करते हुए उकसावे भरे अंदाज में कहा, चलो हत्यारे को अपना विषय बना लेते हैं। तुम क्या कहते हो? इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह की कविता बना सकते हो।
हत्यारे को थीम बनाया गया। भीड़ ने आश्चर्य से कहा, प्राचीन काल से लेकर आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें किसी ने कविता रचना के लिए हत्यारे को विषय के रूप में इस्तेमाल किया हो। इस चुनौती की कठिनाई को अद्वितीय कहा जा सकता है। सभी ने चिंता से लिन बेईफान को देखा। इस बार तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, है न? हाहा। खाली हाथ मास्टर विजयी हंसी में फूट पड़ा। लिन बेईफान ने शांति से कहा, कौन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? अब ध्यान से सुनो ताकि तुम मुझ पर फिर से धोखाधड़ी का आरोप न लगाओ। मैं कान लगाकर सुन रहा हूँ, खाली हाथ मास्टर ने झल्लाकर कहा। बाइजू की ओर इशारा करते हुए लिन बेईफान ने ऊंची आवाज में कहा, खानाबदोश गियर में नाइट भीड़, महान तलवार ठंड के रूप में उज्ज्वल, चांदी की काठी, पीले घोड़े की चमक टूटते तारे की तरह सर पर दौड़ती हुई। हर सिर के लिए 10 कदम, 1000 मील, कोई निशान नहीं छोड़ा। जब सब कुछ कहा और किया जाता है तो व्यक्ति का कोई नाम नहीं रह जाता। एक बार फिर अधिकारियों ने स्वतः ही तालियां बजाईं। बहुत बढ़िया। खाली हाथ मास्टर का जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया। आप इसे फिर से करने में कामयाब रहे। अधिकारियों की चापलूसी एक बार फिर सामने आई। हालांकि इस बार लिन बेईफान गर्व से नहीं हंसा बल्कि शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, मेरे साथी मंत्रीगण, कृपया अपनी प्रशंसा बंद करें। ये कविता जल्दबाजी में तैयार की गई है और पिछली कविताओं जितनी अच्छी नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ। अधिकारियों के पास अचानक बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। एड्स बाय पब फ्यूचर, जब उसने इतना अच्छा काम किया था तो वह शर्मिंदा कैसे हो सकता था? भले ही यह पहले 2 की तुलना में थोड़ा कमतर था, फिर भी यह युगों से चली आ रही कविता थी। इतने कम समय में एक हत्यारे के बारे में एक शाश्वत कविता की रचना करना, आपकी कविता का स्तर सचमुच अद्वितीय और अभूतपूर्व है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने की कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन निश्चित रूप से इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं था। आप और क्या चाहते हैं? क्या दूसरों के लिए कविता पाठ करने की कोई जगह बची है? खाली हाथ मास्टर, अब आपकी बारी है। लिन बेईफान ने स्वागत भाव से कहा, यह राउंड नहीं गिना जाएगा, तुम्हें पहले से तैयारी करके रखना होगा। खाली हाथ मास्टर जोर से चिल्लाया। अधिकारी एक बार फिर क्रोधित हो गए और इस बार वे पूरी तरह से उग्र थे। इसकी गिनती कैसे नहीं होगी? आप ही हैं जिन्होंने प्रश्न निर्धारित किया था और अब आप कहते हैं कि इसका हल हो जाने के बाद भी यह मायने नहीं रखता। क्या आप जानबूझकर चालें चल रहे हैं? चोर तो चोर है, वो कभी अपनी बात नहीं रखता, उसे इज्जत का कोई एहसास नहीं। महाराज, उसके स्तर तक मत गिरिए। खाली हाथ वाले मास्टर ने गुस्से में, शर्मिंदा और क्रोधित होकर तर्क दिया, तुम क्या जानते हो? ध्यान से देखो। हालांकि इस महिला हत्यारे ने अपना चेहरा ढका हुआ है, फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखती है। एक ऐसी सुंदरता जो शहरों और राष्ट्रों को उलट सकती है। यह अवश्य ही हो सकता है कि आपके महामहिम ने महिला हत्यारे को चाहा हो, इसलिए आप तैयार थे और उसे बहकाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। भीड़ ने लिन बेईफान को देखा, फिर हत्यारे बाइजू को, और पाया कि दूसरे पक्ष की बातों में कुछ सच्चाई थी। लिन बेईफान। भीड़ की निगाहों के सामने बाइजू को कुछ असहज महसूस हुआ और वह शर्मिंदगी और झुंझलाहट में केवल लिन बेईफान को घूर सकता था। लिन बेईफान, तो ये राउंड अभी भी गिनती में नहीं आता। चलो फिर से शुरू करते हैं। लिन बेईफान ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। ठीक है, चलो जारी रखें। बिना संघर्ष के आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि सच्ची निराशा का क्या मतलब है। फिर खाली हाथ मास्टर ने सवाल पूछना जारी रखा। हालांकि हर बार जब कोई प्रश्न प्रस्तुत किया जाता था तो लिन बेईफान एक कविता की रचना करते थे और प्रत्येक कविता एक क्लासिक होती थी। खाली हाथ मास्टर पागल हो गया है, वह पूरी तरह से निराशा में है। वह हर एक कविता और छंद क्यों जानता है, यहाँ तक कि सबसे अस्पष्ट विषयों पर भी वह सहजता से जवाब देते हैं। क्या यह आदमी भी इंसान है? हालांकि अधिकारीगण बहुत प्रभावित हैं, उनका राजा तो बहुत ही अद्भुत है। वह बोलते हैं और एक उत्कृष्ट कृति सामने आती है, उनकी हर एक कविता एक क्लासिक है। पूरे इतिहास में आपको एक ऐसा कवि खोजने में संघर्ष करना पड़ेगा जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। उन्हें अमर कवि या कविता का ऋषि कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय लिन बेईफान ने अहंकार से कहा, खाली हाथ मास्टर, आप सक्षम हैं या नहीं? शुरू से लेकर अब तक हमेशा आप ही सवाल पूछते रहे हैं और मैं कविता रचता रहा हूं। अब समय आ गया है कि आप खुद एक कविता लिखें। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, कम से कम तुम्हें स्वयं एक कविता तो लिखनी चाहिए। और यहाँ आप एक सुसंस्कृत व्यक्ति होने का दावा करते हैं, फिर भी आप एक भी कविता नहीं सुना सकते। यदि आपके पास कौशल नहीं है तो इसे स्वीकार करें, दिखावा क्यों? जब आप स्पष्टतः चोर हैं तो एक सभ्य व्यक्ति होने का दिखावा करना, ये तो हास्यास्पद है। अधिकारी भी जोर जोर से शोर मचाते हुए उनके पीछे चले गए। खाली हाथ मास्टर को इतना ताना मारा गया कि वह हताशा में लगभग खून खांसने लगा। यदि वह आवेगपूर्ण तरीके से अपनी कविता प्रस्तुत करें तो ये सचमुच शर्मनाक दृश्य होगा। खाली हाथ वाले मास्टर ने हाथ हिलाकर निराशा से कहा, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मैं अब और प्रतिस्पर्धा नहीं करूँगा। क्या अब तुम खुश हो? यदि आपने ऐसा पहले कहा होता तो क्या यह मामला सुलझ नहीं गया होता? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे समझौते के अनुसार आपको मेरा एक अनुरोध पूरा करना होगा।
बेशक मैं खाली हाथ मास्टर चोर हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। हालांकि मैं पहले ही यह स्पष्ट कर दूं, मैं सिर्फ चोरी करना जानता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। खाली हाथ मास्टर ने कुछ हद तक हार मानकर कहा। लिन बेईफान ने घृणा से कहा, अगर मैं वास्तव में कुछ चुराना चाहता तो मुझे आपकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बेहतर उम्मीदवार है। किसी के पास मुझसे बेहतर चोरी करने का हुनर है। मुझे यकीन नहीं होता। खाली हाथ मास्टर ने अपना सिर हिलाया। तो फिर इस पर विश्वास मत करो। मैंने तुमसे इस पर विश्वास करने के लिए नहीं कहा था, लिन बेईफान ने जवाब दिया। बस अपनी शर्तें बता दो, मैं काम करके चला जाऊंगा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। खाली हाथ मास्टर ने आग्रह किया। ठीक है, मैं कहूंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप ग्रेट ज़िया में शामिल हों और मेरी सेवा करें। नागरिक और सैन्य अधिकारी हैरान रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम इतने सहिष्णु थे। ये पता चला कि उनकी नज़र एम्पर हैंड मास्टर पर थी और वे उसे भर्ती करना चाहते थे। खाली हाथ मास्टर भी हैरान रह गया। अच्छा अच्छा, तो तुम हमेशा से मुझे निशाना बनाते रहे हो, चालाक छोटी लोमड़ी। लेकिन ये सोचना कि मैं कुत्ते या घोड़े की वफादारी से तुम्हारी सेवा करूंगा, बिल्कुल असंभव है। तुमने वादा किया था, ये तुम्हारी क्षमता के भीतर है। लिन बेईफान ने भौहें उठाईं। हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं एक विश्व प्रसिद्ध मास्टर चोर हूं, फिर भी मैं खुद को एक देश से कैसे बांध सकता हूं। देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। एक झटके के साथ वह आकाश में ऊपर चला गया और तुरंत ही नजरों से ओझल हो गया। हालांकि खाली हाथ मास्टर की गर्व भरी हंसी वापस गूंज उठी। वैसे छोटे मूर्ख सम्राट, मुझे आपके शाही अध्ययन में नाइट पल बहुत अच्छा लगा। मैं इसे कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए ले जाऊंगा और उसके बाद मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। हा हा। भीड़ के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। कितना दुस्साहस है, महामहिम के रात्रि मोती को चुराने का साहस करना। ऐसी लापरवाही भरी धृष्टता अत्यंत अपमानजनक। जल्दी करो, उसका पीछा करो, उसे भागने मत दो। इंपीरियल गार्ड को तत्काल भेजा गया। लिन बेईफान ने अपना हाथ हिलाया। पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। सभी लोग कृपया बैठ जाएं और चांदनी का आनंद लेना जारी रखें। दरबारी संगीतकारों, संगीत फिर से शुरू करें, नृत्य फिर से शुरू करें। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।